because people are coming very, very late because of the bad weather. Just a minute. हाँ जी. So HCS or any batch at our Super 20 IAS, how do we deal with it? हम हर पेपर को एनालिसिस के साथ करते हैं. Every paper has a separate requirement, right? For example, अब हरियाणा में क्या क्या फैक्टर्स हैं जो प्ले कर रहे हैं. एक हरियाणा की जीके, साथ में हरियाणा की बीजेपी सरकार. जहां पे भी बीजेपी सरकार होगी वहां पे इकोनॉमिक्स का रोल ज्यादा होगा. इकोनॉमी के सवाल, इकोनॉमी की एम ज्यादा होंगे. तीसरी बात, डबल इंजन सरकार. डबल इंजन सरकार क्या कर रही है? सेंटर की गवर्नमेंट स्कीम्स क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा अपीयर होंगी. फॉर एग्जांपल, लास्ट टाइम आपने देखा था पीएलएफएस सर्वे आया था. सो ऑल दिस वुड बी कवर्ड. एंड हम लोग कैसे करेंगे? ओवरऑल एनालिसिस करेंगे पहले पेपर का. जो भी सब्जेक्ट शुरू होगा उसका पहले एनालिसिस होगा. जैसे वी आर बिगिनिंग विद पॉलिटी टुडे, वील एनालाइज द क्वेश्चंस आस्क्ड फ्रॉम पॉलिटी, देन डिसाइड द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिसाइड करके फिर उन्हें जितनी डिटेल रिक्वायर्ड है उतने में कवर करेंगे. दिस विल हेल्प द बिगिनर्स कि उनको लिमिटेड एंड क्रिस्प कंटेंट मिले जिसे वो रिवाइज करके रेप्लिकेट कर सकें. एंड दोज हु आर एक्सपीरियंस्ड इनफ कि हाँ जी मैंने पहले ये प्री दिया था, वो निकाल लिया, उनके लिए दिस विल सर्व एज अ क्रिस्प रिविजन अकॉर्डिंग टू द एग्जैक्ट नीड ऑफ द एग्जाम. राइट. सो बिल्कुल एग्जैक्ट नीड्स के साथ साथ हम कंटेंट कवर करेंगे. दूसरी बात, पेपर में जाके कंटेंट सारी दुनिया में मिल रहा है, हम उसको क्रिस्प करके दे रहे हैं. बट पेपर में जाके उस दिन क्या होता है? उस दिन आपको समझ नहीं आता है कितने सवाल करने थे, नेगेटिव मार्किंग को कैसे चलाना था, या फिर क्या अटेम्प्ट में मैंने कहाँ गेस करने थे. सो एवरीथिंग of the attempt would be taught in separate classes which would have 2 stages. कंटेंट के बाद attempt and hacks. Attempt and hacks से क्या होगा? You will be able to manage the day of the exam. Right? The day of the exam would be managed very well so that it is for sure कि आप लोग prelim तो आराम से पास कर रहे हैं. राइट. एंड साथ में जो मेंस के कंपोनेंट्स हैं, मेंस के कंपोनेंट्स इसलिए कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, many of them are well experienced or they want to, let's say, introduce themselves to the mains as well, कि साथ साथ हम पैरेलली तैयारी करते रहें because mains का टाइम कम मिलता है. So उनको they would be provided recorded lectures for the mains components like ethics, security, governance, so that you can practice them as well. And उसके साथ साथ आपको 2 questions daily भी दिए जाएंगे for the mains so that you can practice answers and within 48 hours उसकी evaluation भी होगी. राइट. सो एवरीथिंग वुड बी इंक्लूडेड. सो डोंट वरी एट ऑल. जितना एचसीएस के लिए रिक्वायर्ड है फ्रॉम बिगिनर टू एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स, सब कुछ आपका मैनेज होगा. और प्रीलिम वाले दिन ट्रस्ट मी, बीन थ्रू द प्रीलिम्स, आप रिजल्ट जाके रोल नंबर साथ देख सकते हैं. राइट. सो बीन थ्रू द प्रीलिम्स, आई नो कि डिपेंड ज्यादातर उस पर करता है द डे ऑफ द एग्जाम, हाउ डू यू परफॉर्म, एंड दैट इज वेयर हैक्स हेल्प यू. That is why we have the highest success rate in these exams where the MCQ is asked. Right? So start करते हैं एक बार. HCS PYQ analysis क्या कह रहा है देखो. As I said, बीजेपी सरकार रहेगी तो इकोनॉमी के सवाल. इकोनॉमी में हम लोग कैसे हम सवालों को डिवाइड करते हैं? We divide them according to the component with which we read. अब इकोनॉमी की कोई आरबीआई की स्कीम है. आरबीआई की स्कीम आप गवर्नेंस में भी पढ़ सकते हैं. बट जब आप पढ़ेंगे की जो न्यूज है वो सारी इकोनॉमी के करंट अफेयर्स के साथ करेंगे. राइट. सो इकोनॉमी के करंट अफेयर्स जो इकोनॉमी के साथ पढ़ने हैं वो इकोनॉमी वाले कंपोनेंट में इंक्लूडेड है. एंड वन मोर थिंग आई वांटेड टू ऐड इज, जो भी स्टैटिक कंपोनेंट हम लोग कवर कर रहे हैं उसके साथ साथ मर्ज करके ही उसका 1 से 2 साल की रेलेवेंट न्यूज भी कवर करेंगे, सो दैट यू डू नॉट हैव टू रन आफ्टर द क्लोजर ऑफ द बैच कि यार करंट अफेयर कहाँ से करने थे. वो साथ के साथ आपके प्रैक्टिस होते जाएंगे. एंड एवरी क्लास वुड आल्सो इंक्लूड 20 MCQs एज वेल. राइट. सो एनालिसिस देख रहे थे हम लोग. इकोनॉमी से लगभग 21 सवाल आए हैं. पॉलिटी एंड गवर्नेंस से 15 सवाल. राइट. ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड मैपिंग से 16 क्वेश्चंस. देन एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से 13. हरियाणा स्पेसिफिक 11.
हरियाणा स्पेसिफिक में भी वी कैन ऑल्सो इंक्लूड फॉर एग्जाम्पल दिल्ली सल्तनत से हरियाणा का पेपर बहुत सवाल पूछता है, यूपीएससी बीपीएससी नहीं पूछता है जी सवाल. सो these kind of details would also be covered with this batch as well. Then going ahead, हिस्ट्री से हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर को डिवाइड कर लो तो 9 and 7. कुछ हरियाणा हिस्ट्री के भी हैं बट हरियाणा जीके में कवर होंगे वो, ठीक. देन साइंस एंड टेक्नोलॉजी अबाउट 8. दिस हैज रिड्यूस्ड ड्रास्टिकली. ये बहुत सारे सवाल अबाउट 14-15 सवाल आते थे, बट an average of the analysis and the predicted analysis because of the present conditions, science and technology का रोल थोड़ा सा कम हो गया. So seeing it in other words, we can say that economy and then geography and then politics. But हरियाणा के पेपर में एक ट्रेंड सेट करा था बिकॉज ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट में ओवरलैप है. तो ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट को ओवरलैप करके भी हम लोग पढ़ सकते हैं. तो ज्योग्राफी एनवायरनमेंट के ओवरलैप को देखते हुए इफ वी सी दैट ज्योग्राफी प्लस एनवायरनमेंट बिकम्स अबाउट 15 and 13 28 क्वेश्चंस. सो 28 क्वेश्चंस अगर आपके एक ओवरलैप से आ रहे हैं, वी कैन सर वेलकम कि आपने हिम्मत करेगी, बारिश में भी आएंगे, ज्यादातर ऑनलाइन ही है because of the weather, but we must enjoy the weather also. We must be serious about preparation. So very well done. So anyhow, so geography and environment की coverage को very seriously लेना होगा because this is giving you majority of the questions and there is a considerable overlap as well, right? So let's look at the component of the day. Polity. Polity के सवाल क्या कह रहे हैं हरियाणा में? इन्होंने जोर लगाया इन इजी सवाल बनाने में, जो मन करा वैसा सवाल बना दिया. अभी हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे और उसके टॉपिक्स देखेंगे इंपॉर्टेंट क्या बनते हैं. देखो एक तो ऐसे ऐसे सवाल बनाए. रीड दिस स्टेटमेंट. द इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज हेल्ड इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल. यहां तक सब सही था. ये नॉन ट्रांसफरेबल कर दिया. दिस इज वेयर अटेम्प्ट विल हेल्प यू. अटेम्प्ट एंड हैक्स विल हेल्प यू कि यार एमसीक्यू को अटेम्प्ट ही कैसे किया जाता है. Majority of the aspirants skipped this word non-transferable. इसकी वजह से सारी स्टेटमेंट गलत हो जाती है, राइट. सो अभी हम आंसर्स नहीं देख रहे, अभी हम टाइप ऑफ क्वेश्चंस एंड देयर टॉपिक्स देख रहे हैं. सी वन इज दिस इज वेरी वेरी सिंपल टू अटेम्प्ट एज वेल नाउ, राइट. सो देखो क्वेश्चन को कैसे उन्होंने खेला. लास्ट ये डेविल इन द डिटेल वाला क्वेश्चन है. The devil always lies in the detail, right? So these details should be always noted and ये हम लोग आपको MCQ attempt में समझाएंगे भाई क्या करना था इसके साथ, right? So the topic here is president. President से एक सवाल आना चाहिए, आ गया, right? Then next question देखो. This is about writ jurisdiction of the judiciary. Mandamus की writ कब कब कहाँ है. But type of question again देखो detail. इन्होंने एक और खेल खेला था, बड़ा गंदा खेल लगा मुझे. इन्होंने जान के अपना फॉन्ट छोटा कर दिया. सो देयर वर एस्पिरेंट्स. एक तो ये सेंटर बनाते हैं 300 किलोमीटर दूर, है ना, 200-300 किलोमीटर दूर फेंकते हैं. चंडीगढ़ का बच्चा फरीदाबाद जा रहा है, फरीदाबाद का बच्चा चंडीगढ़ आ रहा है. वेरी बैड. बट उसके बाद और चालाकी, जो बेचारे स्पेक्टिकल्स वाले थे, नंबर चेंज हो रहा था, नहीं कराया था चेंज, उनसे पढ़ाई नहीं है. उन्हें ये हुआ इतना छोटा इतना छोटा, बिल्कुल जोड़ जोड़ के और लंबे लंबे क्वेश्चंस बना दिए. सो हेंस टेस्ट में भी जो आपकी टेस्ट सीरीज में टेस्ट होंगे एग्जैक्ट यही लेवल करेंगे और हम भी जान के आपको छोटा 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 लिख के देंगे कि आप उस दिन के लिए भी तैयार. नॉट जस्ट द टेस्ट और द कंटेंट बट द एग्जैक्ट फॉर्मेट एज वेल. छोटा करके लिख दें. गलत बात की वैसे, बट उन्होंने किया है तो वी कैन नॉट चैलेंज देम. We have to follow them. Details में सवाल आ रहे हैं. 4 statements, 4 and above statements वाले बड़े सवाल हैं. And then new states, Indian Union, about the new states, Article 2, 3, 4, 3 and 4 वाली बात हो रही है, right? So this is also very important. Then उसके बाद look at this question. In order to form a new state, the Parliament can amend the provisions of the Constitution with a simple majority. To amend the provisions of DPSP, this can be also amendment. ये amendment mixture है इसमें. Amendments to the Constitution.
To amend the Article 368 of the Constitution, the Parliament requires special majority. DPSP से खेल खेल गए यहाँ पे. Parliament requires a special majority, simple majority, special majority. This is about majorities and amendment types of majority in the Constitution. Then we come to the list. अब यहाँ से सवाल देखो कितने अलग हो जाएंगे एंड कितनी मतलब लेट्स से वी कैन से कि इन्होंने मेहनत करी नहीं सवाल बनाने. एक कॉन्स्टिट्यूशन की बेयर एक्ट आती है. कॉन्स्टिट्यूशन की बेयर एक्ट या फिर आपको आजकल के जमाने में एक ऐप मिल जाएगी. हर बुक का एक इंडेक्स होता है, वैसे कॉन्स्टिट्यूशन का भी इंडेक्स है जिसमें क्या क्या दिया हुआ है जी. पार्ट्स, आर्टिकल्स एंड आर्टिकल्स के बाद द शेड्यूल्स. अब इस इंडेक्स से ही मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस बना रहे हैं. बताओ कमाल की बात यह है कि क्लासों में हम इतना ज्यादातर कोचिंग्स में कंटेंट ही कंटेंट पढ़ी जा रही है. वेयर एज लास्ट ईयर ऑल्सो भी प्रेडिक्टेड कि यार पार्ट्स और आर्टिकल से सवाल आने वाले हैं. इंडेक्स को एज सच याद करो, पार्ट्स को एज सच याद करो, उसके निमोनिक्स भी दिए हमने, शेड्यूल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत काम आया. देखो एक्चुअली इसे सिविल सर्विसेज के लिए बदतमीजी बोलते हैं अगेन, बट मैथ्स दी ये लिस्ट से आ गया कि कहाँ कहाँ यूनियन लॉ बना सकता है, कहाँ कहाँ स्टेट लॉ बना सकती है. सो दिस वाज देयर, जस्ट अ मिनट. सो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रेजिडरी पावर सब्जेक्ट दैट आर नॉट इंक्लूडेड इन प्री लिस्ट. फिर लिस्ट से आ गया. लिस्ट से दो सवाल, मतलब बंदा जोर लगा ही नहीं रहा सवाल बनाने में. लिस्ट उठा रहा है, इंडेक्स उठा रहा है, उसी से सवाल खाना पूर्ति करी जा रही है. सो अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द एग्जाम, ये क्लासेस में यूजुअली जो एनालिसिस नहीं करेगा वो इसे कवर ही नहीं करेगा. राइट, जो कवर नहीं करेगा फिर वो फंडामेंटल राइट्स पढ़ता रहेगा. इसमें पार्ट्स से सवाल आएंगे फिर से. पार्ट्स एंड वन मोर थिंग प्रेडिक्टेड इज केस लॉस. इस बारी केस लॉस की मैच द फॉलोइंग भी आने वाली. राइट, सो अनदर थिंग देखो, आर्टिकल्स आ गए. अब इसमें आर्टिकल्स मैच द फॉलोइंग लिस्ट. इसमें हैक भी लगेगा, बड़ी आसानी से लगेगा, बट अगर याद हो तो बहुत बढ़िया है ना. फॉर एग्जांपल, फाइनेंस कमीशन विल अपीयर ओवर एंड ओवर अगेन, इंटर स्टेट काउंसिल विल अपीयर ओवर एंड ओवर अगेन. एक बचपन की कहानी में याद करता हूँ कि मेरे को हैक मास्टर क्यों बोला जाता है. बचपन में ना टेबल सुनते होते थे कि यार कल 6 का पहाड़ा याद करके आना, 7 का पहाड़ा याद करके आना. सो आई यूज्ड टू नो कि भाई जो 7 का पहाड़ा याद कराया है, मैडम ने आके क्लास में पूछना या 7 8 है या 7 6 है, और कुछ पूछना ही नहीं. तो पूरा पहाड़ा याद करने की जगह मैं 7 6 और 8 कर जाता था. ऑलवेज गुड मार्क्स. ये वाला लड़का, तो वही लड़का यहाँ पे आपको हैक्स इसमें भी सिखाएगा. डोंट वरी अबाउट इट. राइट, देन अनदर विद शेड्यूल, 5th शेड्यूल, 9th शेड्यूल, 10th शेड्यूल, इनको मैच द फॉलोइंग. वेरी सिंपल. इसका एक आपको निमोनिक्स दे देंगे, टीयर्स ऑफ द ओल्ड पीएम. इससे सारा कुछ याद हो जाएगा, चाहे आप फ्रेशर हो चाहे आप एक्सपीरियंस हो. एक्सपीरियंस फ्रेशर के लिए कंटेंट विद निमोनिक्स सब कुछ मिलेगा. डोंट वरी एट ऑल. राइट, देन यार लोग बड़ी लेट आ रहे हैं बिकॉज ऑफ द वेदर, और I cannot say anything because the weather is such. Anyhow, so list वाला मैचिंग हो गया, पार्ट्स वाला मैचिंग हो गया, आर्टिकल. Then we come to this. This is a question which was ये प्रीलिम में आया and we said ये मेंस में भी आएगा. So मेंस अगर आप चेक करो तो मेंस में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है. कैसे कर रहे हैं लोग? PIL उठाया, तो वही सब्जेक्ट कंपोनेंट, वही सोर्स उठाया, and we could predict it. So similarly we'll predict कि क्या सोर्सेज ये लोग यूज कर रहे हैं, है ना. हरियाणा में कौन से, चलो लेट इट बी ऑन कैमरा एज वेल, हरियाणा में अरिहंत की किताबें ज्यादा यूज होती हैं. इसका कारण बड़ा स्पेशल है. जो उनकी कमीशन है पंचकुला में, उसके सामने जो दुकान है वो अरिहंत में ज्यादा डील करता है. तो अरिहंत वाले पेपर्स एंड जीके कंपेंडियम्स बहुत यूज करते हैं, है ना. क्वेश्चंस की फॉर्मेशन उधर से बन रही है. तो इस बार वी डू नॉट एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन फ्रॉम PIL, बट PIL पे सवाल आया है, रिट्स पे भी आया है, तो फंडामेंटल राइट्स के आसपास एक और सवाल आ जाएगा. दिस इज द अमाउंट टू व्हिच वी प्रेडिक्ट द क्वेश्चंस. राइट, देन प्रीवी पर्स. दिस वाज नॉट एक्सपेक्टेड एट ऑल. प्रीवी पर्सेस टू स्पेसिफाइड सम दैट वाज एनुअली पेबल टू द प्रिंसली स्टेट्स. ये कहां से आया होगा सवाल? दिस इज द evolution of the constitution.
एवोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, कि क्या चल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन में एंड अमेंडमेंट्स कैसे होती जा रही हैं. सो दिस इज अ स्पेसिफिक क्वेश्चन. वो शायद, टू बी रियली ऑनेस्ट, ये शायद क्लासों के बाद भी आपको थोड़ा सा सोचना पड़ता है ना, बिकॉज प्रीवी पर्सेस पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता. बट अमेंडमेंट्स में जो आपको लिस्ट मिलती है, लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, उससे ये डील हो जाता है, राइट. देन पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट. सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एनी प्रीलिम्स ऑन द सब्जेक्ट पॉलिटी इज पार्लियामेंट. पार्लियामेंट वाला चैप्टर जो अगर आपने लक्ष्मीकांत से पढ़ा है या फिर आपने क्लास से पढ़ा है या कभी भी नहीं पढ़ा, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इसको देंगे. बिल मेकिंग प्रोसेस से आ जाएगा. कंसोलिडेटेड फंड का आर्टिकल बहुत पूछते हैं, अच्छा मैच करो इसे, या उसके ऊपर डिसीजंस पूछ लेते हैं. सो एनोमरेटेड इन स्टेट लिस्ट, अनदर वन फ्रॉम द लिस्ट. A law so called will be applicable to all states irrespective. So this is about the law making power of the parliament. This is very very important and will remain important. अब देखो अमेंडमेंट से एक और सवाल. लिस्ट, सीधा फैक्ट, सीधा लिस्ट मैच द फॉलोइंग. इसमें भी हैक बड़ा प्यारा लगेगा, बट हैक्स तक जाने से पहले we'll cover the content as well. कि 103 जैसे हमने इसे याद करा हुआ, 103 इज 3 को उल्टा लिखो तो क्या बन जाता है, 3 का ई. तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए वेरी सिंपल. कंटेंट को भी साथ में याद करते चलेंगे. आ गया देखो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जिसको हम याद कर रहे थे. सो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, पेमेंट फ्रॉम फंड कैन बी मेड विदाउट पार्लियामेंट्री अप्रोप्रिएशन. सो दिस विल कीप ऑन अपेयरिंग. विदाउट, विद को विदाउट कर दिया. मतलब इनके क्वेश्चंस में मोर देन जस्ट रिमेंबरिंग फैक्ट्स, यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट दे आर डूइंग. दैट इज वेयर ट्रिक्स विल कम इन हैंडी, राइट. बहुत ज्यादा इन्होंने यही करा है कि सिंगल ट्रांसफरेबल को नॉन ट्रांसफरेबल कर दिया, विद को विदाउट कर दिया. छोटी छोटी चिंदी चोरियां कर रहे हैं, चिंदी चलाकियां कर रहे हैं, बिकॉज जोर नहीं लगा रहे क्वेश्चन बनाने में, राइट. सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग विद द पॉलिटी क्वेश्चंस, राइट. जी कंसोलिडेटेड फंड पूछ लिया, कंटिजेंसी फंड पूछ लिया, पब्लिक अकाउंट. अगले साल इनके आर्टिकल्स पूछेंगे. ये बताओ बेटा इसके आर्टिकल्स कौन से हैं. अब अपने को पता होना चाहिए कौन सा. इसमें क्या करते हैं, सारे पास पास के आर्टिकल देते हैं, 210, 211, 15, 20. चल भाई बता, मैच द फॉलोइंग, राइट. इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, अनदर आर्टिकल्स वाला सवाल. मतलब इफ यू सी दिस क्वेश्चन पेपर इन डिटेल, तो इन लोगों ने पॉलिटी के जो कंसेप्ट हम लोग ढूंढ ढूंढ के याद करी बैठे हैं, वो पूछे ही नहीं. आर्टिकल मैच करो, पार्ट मैच करो, आर्टिकल मैच करो, पार्ट मैच करो. देन राइट टू लुक एट दिस क्वेश्चन अगेन, सॉरी. आर्टिकल्स, मैच द आर्टिकल्स. ये कहां से आया, डीपीएसपी के आर्टिकल्स. डीपीएसपी के आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल्स जिसे हम कभी नहीं याद करते. डीपीएसपी पढ़ते हैं तो हम लोग याद करते हैं ये इन्फोर्सेबल नहीं है, इसमें ये यूनिफॉर्म सिविल कोड 44 में है. डीपीएसपी हमने आयरलैंड से लिए, आर्टिकल्स पे फोकस ही नहीं करते. जबकि एचसीएस का एग्जाम मांग रहा है कि आर्टिकल्स पे फोकस करा जाए और याद करा जाए, राइट. देन राइट टू अनदर वन, देखो सेम टू सेम अनदर वन आर्टिकल्स. वहीं से बंदे ने पेज पलटा और अगले पे सवाल बना दिया. इमेजिन कि वो डीपीएसपी पढ़ रहा है, क्वेश्चन बनाने वाला पिछले पेज से एक सवाल बना दिया, अगले से एक, और नेचर ऑफ क्वेश्चन भी सेम. This is the amount of hard work they put in, and then they ask for, let's say, a selection basis के लिए कोई compensation. Then educational and economic interest of weaker section 45, 46, 47. So what are we able to see? कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की बेयर एक्ट का या ऐप का इंडेक्स है, जहां पे आर्टिकल्स, पार्ट्स, शेड्यूल्स दिए हैं, more than 70% of the questions are covered there. अब भारी भारी हजारों क्लासें लगाने का फायदा क्या. दैट इज वाई द मोस्ट लिमिटेड कंटेंट विद द मोस्ट एक्यूरेट प्रेडिक्शंस वुड बी गिवन. अब फिर वही, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कोई इलेक्शन इलेक्शन नहीं, सीधा आर्टिकल. इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, सीधा आर्टिकल. टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, सीधा आर्टिकल. कौन सा सही मैच करता है. मतलब व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर दे मेकिंग, एंड दिस इज स्टिल एक्सपेक्टेड. अनदर वन सर, जो हम पढ़ते ही नहीं यूजुअली क्लासेस में, नॉर्मल क्लासेस में पढ़ोगे, आर्टिकल याद करोगे, है ना. आर्टिकल्स याद करना, सर्टेन रेट्स के ऊपर कंफर्ममेंट, सिविल एंड जुडिशियल. एक्चुअली ये जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड कोर्ट्स के ऊपर होना चाहिए था सवाल. यूपीएससी इस पे कैसा सवाल पूछता है. यूपीएससी पूछता है कि यार अच्छा जुरिस्डिक्शन
इस मैटर में, सिविल मैटर में कौन से टाइप की अपील जा सकती है, या फिर कौन से टाइप की क्रिमिनल मैटर में जा सकती है, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुनेगा, कौन सा नहीं सुनेगा, व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, व्हाट इज अ लेट्स से सिंगल बेंच एक्सेट्रा, ये क्या पूछ रहे हैं आर्टिकल मैच को। सो थोड़ा सा क्लरिकल लेवल का पेपर है और हमें इसकी डिमांड के हिसाब से ही चलना है ना, बिल्कुल डिमांड को एग्जैक्टली फॉलो करना है कि फ्रेशर भी और एक्सपीरियंस्ड भी, इवन एक्सपीरियंस चाहे 10 साल से पढ़ रहे हो पॉलिटी, ये आर्टिकल्स नहीं याद होंगे, है ना। तो इनको फोकस करना ही, एक्सपीरियंस वाले लोग मेरे साथ आ जाओ। तो जस्ट अ मिनट, जो इवन एक्सपीरियंस्ड वाले लोग हैं उनको भी ये एनालिसिस तो हमने कर लिया कि 17 क्वेश्चन है, क्या क्या है, बट मेजर थिंग बीइंग आर्टिकल्स, पार्ट्स, शेड्यूल्स एंड इस बारी के लिए एक्सपेक्टेड केस लॉस। दीज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन पॉलिटी। मतलब यही बार बार क्लरिकल चीजें हमें विद निमोनिक्स याद करनी होंगी, बिकॉज एक चीज और, जो पहली बार पेपर दे रहे हैं वो ये चीज भी समझें कि जो कॉलेज एग्जाम्स होते हैं, कॉलेज एग्जाम्स में रट्टा चल जाता है, यहाँ क्यों नहीं चलता। बिकॉज कॉलेज एग्जाम में आपने सपोज हिस्ट्री का पेपर देने जाना है, तो उस दिन हिस्ट्री का ही पेपर है, जो रट्टा लगाया हुआ है सच हिस्ट्री लिखनी। जिस दिन इकोनॉमी का पेपर देने जाना उस दिन इकोनॉमी का है, साइंस वाले जैसे फिजिक्स का पेपर फिजिक्स का ही है। बट इसमें क्या है, साइंस भी एक दिन, इकोनॉमी भी एक दिन, ज्योग्राफी भी एक दिन, पॉलिटी भी एक दिन, रट्टा लगाओगे ना बार बार पढ़ के तो वो याद नहीं रहेगा। इसलिए हमने सारे कंटेंट को ही ऐसे कवर करा है कि हर कंपोनेंट को पहले उसकी बेसिक स्टोरी से स्टार्ट करेंगे यार, ये जैसे पॉलिटी अभी हाउ डिड इट इवॉल्व, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट आया, फिर उसके बाद उसके कंटेंट को निमोनिक्स के साथ कवर करेंगे, दैट यू रिमेंबर बेटर, है ना। और इवन जहां जहां निमोनिक्स अगर मिसिंग है, राइट, तो यू कैन फॉर्म योर ओन एज वेल। साथ में निमोनिक्स बनाना है, साथ में मेमोरी एड्स लगाना है, मेमोरी पैलेस बनाना है। मैं क्या करता था, आई कीप ऑन रिपीटिंग, क्या यूज टू मेक स्मॉल ऑडियोज। जो टॉपिक पढ़ा, अभी पढ़ने का टाइम है, उस दिन नहीं होगा, सारे नोट्स रिवाइज नहीं होंगे, तो हम लोग क्या करेंगे इससे, हम लोग उसकी शॉर्ट ऑडियोज बना लेंगे कि गाड़ी में जाते हुए फोन में रिकॉर्ड कर लिया, फोन हमारा पक्का साथी है, फोन में रिकॉर्ड कर लिया तो हम लोग फिर उसे बार बार सुन सकते हैं। गाड़ी में जाते हुए क्यों चाचा चौधरी की कहानी सुननी, अपनी खुद के निमोनिक्स सुनो ना, खुद का कंटेंट सुनो, राइट। सो हेंस वी विल बी एबल टू डील बेटर विद इट, राइट जी। सो अभी हमने एनालिसिस के हिसाब से देखा कि पॉलिटी में मोस्ट इंपोर्टेंट आर प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, इनके भी आर्टिकल्स, जुडिशरी, रिट्स एंड पीआईएल, देन पार्लियामेंट का चैप्टर इज द सिंगल मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर, लेजिस्लेचर का चैप्टर बोल सकते हो, सिंगल मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर। देन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी, इनके भी आर्टिकल्स, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स एंड प्रोसीजर, लिस्ट ऑफ अमेंडमेंट्स पता होनी चाहिए, राइट। देन शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, स्पेशली दी 7 शेड्यूल एंड द लिस्ट, देन इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट्स को जितना ज्यादा एम्फोसाइज करो उतना कम है, राइट। एंड सेंटर स्टेट रिलेशंस, और इसमें गवर्नर ऐड कर लेना बिकॉज गवर्नर बहुत न्यूज में रहे। सो वील correlate the static with the current and deal accordingly with it, right जी। any problems, any confusions, any questions, या online audible visible में कोई issue हो तो बताओ। nothing, no problem, no questions, no issues। आप लोगों के पास माइक कंट्रोल है। हमारी क्लासेस में क्या होता है, some basic rules are that the online students have all the mic controls। जो भी क्वेश्चन हो आप अभी के अभी पूछ सकते हैं, अनम्यूट करिए, क्वेश्चन पूछिए एंड गेट द आंसर राइट हियर राइट नाउ, राइट। एंड साथ में डाउट्स का क्या रूल है जी, डाउट्स का रूल है आपके पास टीचर का सीधा व्हाट्सएप नंबर होता है, आप सीधा टीचर से 24/7, आपने नहीं सोचना दिन है रात है शाम है क्या है, चाहे सुबह 5 बजे चाहे रात को 2 बजे, आप अपना व्हाट्सएप मैसेज लिखो, आपको साथ के साथ रिप्लाई आ, है ना। सो नेवर वरी, यहाँ पे 24/7 आपको डाउट सपोर्ट भी मिल रही है। साथ में इन द क्लास, ऑनलाइन ऑफलाइन में सिर्फ एक मीडियम का फर्क है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप क्लास देख रहे हैं तो मैं बोली जा रहा हूँ आपके डाउट्स मन में इकट्ठे हो ही जा रहे हैं, आप बोल ही नहीं सकते। यू हैव द माइक कंट्रोल्स, यू कैन आस्क देयर एंड देन कि सर ये यहाँ सुना नहीं, समझ रिपीट कर दो, राइट जी। सो रोमना सर, कोर्स
कोर्स फी एंड डिटेल्स में पैसों वाली बात करना मेरे को मेरे ख्याल शोभा नहीं देता ज्यादा, तो ये आप ऑफिस डिटेल्स पूछ सकते हैं, नो इश्यूज अबाउट दैट, यू कैन आस्क माय ऑफिस, मैं आपको नंबर लिख देता हूँ इधर, आप डिटेल्ड प्रोस्पेक्टस पा लेंगे इसका, 9815392666। मैम इस नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल कर लीजिए, दे विल गिव यू द फी डिटेल्स एक्सेट्रा एंड द डिटेल्ड प्रोस्पेक्टस एज वेल, कि क्या क्या चीज हम इसमें कवर कर रहे हैं, राइट जी। एनीबडी एल्स, एनी अदर क्वेश्चंस? नथिंग, सब। सो लेट्स कंटिन्यू। यार इतनी लेट नहीं आना चाहिए लोगों को। चलो, सो वी अंडरस्टूड दी एनालिसिस, क्या क्या पूछ रहे हैं हरियाणा वाले लोग, और क्या हम गलती कर सकते हैं इन यूजुअल क्लासेस। आप जहां मर्जी पढ़ रहे हैं, दैट आई डू नॉट इंटरफेयर विद, वो आपकी चॉइस है, आप इधर पढ़ें उधर पढ़ें, बट हमेशा एनालिसिस के साथ साथ पढ़ें, बिकॉज देर आर थिंग्स की आप सारी पॉलिटी पढ़ बैठे बट आर्टिकल्स आपने याद नहीं करे, पार्ट्स आपने याद नहीं करे, जो यूपीएससी में प्रोबेबली रिक्वायर्ड भी नहीं, बट यहाँ पे वो आधा घंटा एक घंटा जो आपको पार्ट्स एंड आर्टिकल्स याद करवाता है, दैट इज मच मोर नेसेसरी देन जो आप 100 घंटे या 200 घंटे अपनी पॉलिटी को दे रहे हैं। इसके सिवाय और क्या चीज ऐड ऑन करना है हमने, बिकॉज हम लोग चाहते हैं कि हमारे रिजल्ट हाईएस्ट ही रहे, सक्सेस रेट हाईएस्ट ही रहे, सो एवरीबडी वुड बी सबमिटिंग, जैसे आप एनरोल करते हैं अपना डेली शेड्यूल भी सबमिट करेंगे, कि यार डेली में सेट्रा 24 आवर्स में ऐसे कर रहा हूँ, कोई वर्किंग है, कोई स्टूडेंट है, कोई लेट्स से कोई फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज में फंसा है, so he can dedicate n number of hours, so we'll also plan a schedule for your self study as well, because ultimately self study and your retention makes you an officer, so every day you'll get an accountability sheet as well, जिसके साथ हम आप लोगों का घर का भी प्लान बना के देंगे कि यार ये चीज आप, लेट्स से किसी को 5 घंटे हैं, तो दिस इज व्हाट यू आर सपोज टू डू, उसके एक्सपीरियंस एंड टाइम अवेलेबिलिटी के हिसाब से, देन एवरी डे यू हैव टू सबमिट एन अकाउंटेबिलिटी शीट कि यार मैंने ये कर लिया कि नहीं करा। उससे क्या होता है, दैट इंड्यूसेस कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी से अगर हम वही, एज वी से इन इंग्लिश, टू टू मूव बिग माउंटेन्स इन लाइफ वी हैव टू मूव स्मॉलर हिल्स एवरी डे, सो एवरी डे व्हेन वी प्लान योर डे in the class and even at your place, then it creates the highest success rate for us, and that is what we like to continue। तो इतने टाइम से चलता आ रहा है कि हमारे अबाउट 90% क्लियर दी HCS है ना, तो हम लोग चाहते हैं उसको कंटिन्यू रखते हैं, और इवन इफ समबडी मिसेस द अकाउंटेबिलिटी शीट फॉर 3 times और मोर, फिर उनको फीस रिफंड कर देते हैं हम लोग कि भैया जाओ, वी आर वेरी सीरियस अबाउट आवर रिजल्ट्स, राइट जी। चलो, तो coming to the, as I said, every subject would start with a story। so पॉलिटी की स्टोरी कहाँ से शुरू होती है? पॉलिटी की स्टोरी शुरू होती है मेंटोस से। मेंटोस से कैसे शुरू होती है? वाली ऐड देखी सबने, दद्दू वाली। व्हाट हैपेंस, ये जो अपना गोरिल्ला है या चिंपैंजी है, इसे गधा डोमिनेट करता है, बिकॉज गधे के 4 पैर हैं, थोड़ा तगड़ा है, तो गधा डोमिनेट करता रहता है, बट चिंपैंजी को एक दिन मेंटोस मिल जाती है। सो मेंटोस मिलती है तो चिंपैंजी को क्या होता है, चिंपैंजी खाता है, वह फिर भागता 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 ह्यूमन बन जाता है, सेट्रा सेट्रा। ह्यूमैनिटी की कहानी सुनाते हैं कि दैट हम बांदरों से इंसान कैसे बने, फिर आके ये डोमिनेट करता है उस गधे को। सो हेंस 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 पॉलिटी की कहानी भी यहीं से शुरू होती है। बेसिकली दिस इज द एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन रेस। अब आपने इस बारे में, ये सिर्फ बिल्कुल बिगिनर्स को भी और एक्सपीरियंस को भी एक आइडिया मिल जाता है कि यार बेस ऑफ द सब्जेक्ट क्या है, राइट। सो हेंस लेट्स इमेजिन वी आर अ ग्रुप जो ह्यूमंस पहले पहली बार धरती पर आए, पहले दूसरे ह्यूमंस हैं, तो 2 ही बेसिक नीड्स हैं इंसान की, एक न्यूट्रिशन, उसके बाद जब पेट भर गया तो रिप्रोडक्शन, है ना। सो सबसे पहले हम खाना ढूंढ रहे हैं, राइट जी, भूख लगी है, खाना ढूंढ रहे हैं। तो अब खाना ढूंढने के लिए लेट्स से मैं इस साइड जाता हूँ, सर उस साइड जाते हैं, XYZ उस साइड जाते हैं, तो हमने देखा यार पेड़ पे लगे हैं फल, तो फल तोड़ने के लिए हम फटाफट ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं, ऊपर बंदर बैठा होता है, बंदर मारता थप्पड़,
चल नीचे, बिकॉज ही इज बेटर एट क्लाइंबिंग ट्रीज, और नीचे हम देखते हैं कोई शिकार ना कर ले हमारा तो कहाँ जाए। सो हेंस हम क्या यूज करते हैं, अपना ब्रेन, द एबिलिटी टू थिंक। एंड देन वी टीम अप, हम 3-4 लोग साथ में मिल जाते हैं कि यार एक बंदा बंदर को पत्थर मारेगा कि वो ना आ सके, जो पतले वाला फिट वाला वो ऊपर चढ़ जाएगा कि मैं फल तोड़ लाऊं, और तीसरा नीचे कैच कर लेगा कि टूटे ना ऊपर से फल गिर के। राइट, सो हेंस वी क्रिएट अ ग्रुप एंड देन वी फाइंड फूड एंड देन वी ईट इट, एंड फिर अपना अलग अलग चले जाते हैं। सो दिस एक्चुअली लेज डाउन द एसेंस ऑफ ग्रुपिंग्स इन ह्यूमन बींग्स। ग्रुप्स बनने लगते हैं, अभी टेम्परेरी ग्रुप है, अपना अपना खाना खाया चल दिए। फिर ग्रुपिंग में क्या होता है, आपस में लाइवलीहुड, जब पेट भर गया तो रिप्रोडक्शन चाहिए, तो ऐसे रिप्रोडक्शन होगी तो इवन आप डॉग्स में, एनिमल्स में आप देखते हैं, चाहे फादर कितने भी हो, पर मदर तो कॉमन होती है ना। सो एक मदर के कई सारे बच्चे, तो ऐसे ग्रुप बढ़ते जाते हैं। सो दिस इज हाउ द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट ऑल्सो इन्वॉल्व। जो पहला इवॉल्व, पहला हमने ग्रुप देखा बैंड, एक टेम्पररी सा ग्रुप है जो हंटिंग और गैदरिंग करके अलग अलग हो जाते हैं। फिर एक कॉमन माँ के बच्चे हो गए, किनशिप, किनशिप से क्या हुआ, माँ कॉमन है, आगे भाई भतीजे एक्सेट्रा, एक परमानेंट सा ग्रुप बन गया कि हंटिंग गैदरिंग हमेशा साथ में करते हैं। राइट, देन उसके बाद नेक्स्ट बिकम्स क्लैन, ये और बड़ा ग्रुप हो गया तो क्लैन बन गया। क्लैन अबाउट 30 से 50 लोगों को, ये सारे साथ में फिर डिफेंस भी करते हैं और न्यूट्रिशन भी करते हैं और रिप्रोडक्शन भी करते रहते हैं। अब न्यूट्रिशन मिले जा रहा है तो क्या बन गया जी इसका, कबीला। अब कबीला बना, कबीले का लीडर कौन होता है, कबीले का सरदार, है ना, द ट्राइबल लीडर। सो ट्राइब का चेयरमैन या ट्राइब का लीडर क्या करता है, अब लीडर बन गया तो क्या होगा, ही विल इंश्योर की ड्यूटी हर किसी को अलग अलग दी जाए कि यार तुम लोग फिट हो तो तुम लोग खाना ढूंढ के लाया करो, तुम लोग थोड़े बल्कि और तगड़े हो तो तुम ट्राइब का डिफेंस करा करो कि कोई हमारा खाना छीन ना ले, तुम रिप्रोडक्शन के कैपेबल हो तो तुम रिप्रोड्यूस करा करो। राइट, सो ही विल मैनेज द ट्राइब। बट अभी तक, इसके बाद किंगशिप आती है, बट अभी तक एक चीज नहीं थी इंसान के पास जब तक ये ट्राइब्स बनी, we didn't know one thing which would lead to settled possession or settled life for a man, not career but agriculture। थोड़ी सा हिस्ट्री में जाएंगे, हिस्ट्री में कवर करेंगे, बट जो हम एजेस पढ़ते हैं, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक एंड नियोलिथिक, नियोलिथिक एज में इंसान ने एग्रीकल्चर सीख लिया। अब वो क्रॉप्स उगाएगा, अब वो, उसे जरूरत नहीं है कि फूड एंड हंटिंग को जा जाके ढूंढ ढूंढ के इधर उधर सर्चिंग फॉर फूड नहीं रहेगी, वो घर पे अपने एक इलाके पे खाना लगा पाएगा। तो हेंस क्रॉप्स लगा पा रहा है इंसान, एग्रीकल्चर सीख रहा है इंसान, तो अब क्या होगा, जो ग्रुप हमारा वॉन्डरर्स थे, है ना, घूमते रहते थे, वो एक जगह सेटल हो जाएंगे। सो नाउ द ग्रुपिंग और द ऑर्गेनाइजेशन वुड बी बेस्ड अपॉन टेरिटरी। और जो ये ट्राइब का सरदार ट्राइब को लेके घूमता रहता था बंजारों की तरह, वो अलग अलग ट्राइब्स के सरदार अलग अलग टेरिटरी के सरदार हो जाएंगे। टेरिटरी के सरदार को हम लोग क्या कहेंगे, राजन या किंग, राजन या किंग। तो सरदार क्या था, कबीले का सरदार जो वॉन्डरर थे। टेरिटरी का कौन हुआ, किंग। अब किंग क्या करेगा, एक तो इंश्योर करेगा कि ये टेरिटरी उसकी प्रॉस्परस रहे। लेट्स से टेरिटरी 1 का किंग 1 है, टेरिटरी 2 का किंग 2 है। किंग 1 एश्योर करेगा, किंग 2 एश्योर करेगा कि उनकी टेरिटरी प्रॉस्परस रहे। देन ऑल्सो किंग वुड इंश्योर कि सारे के सारे काम, एग्रीकल्चर भी हो रहा है, रिप्रोडक्शन भी हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर भी मिल रहा है इन्हें, डिफेंस भी अपना चल रहा है, तो कौन से बंदे को क्या काम एलोकेट करना है वो किंग करे। राइट, ही विल मैनेज द टेरिटरी। इन रिटर्न फॉर दिस मैनेजमेंट दे विल गिव हिम टैक्स, वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन लाइक बली, कि मैंने 10 किलो चावल उगाए थे, 1 किलो किंग के। सो दिस इज वेयर द इंस्टीट्यूशन ऑफ टैक्सेस इवॉल्व्ड एज वेल। राइट, कि जाके किंग को देना है, और किंग क्या श्योर कर रहा है कि आपस में हमारी टेरिटरी की प्रॉस्पेरिटी हो रही है, अगर टेरिटरी बढ़ानी है तो इनको कैसे कैप्चर करना है, और ज्यादा लोग अपने किंगशिप में कैसे लेके आने,
सो ट्राइब से किंगशिप का क्या फर्क था? ट्राइब वॉज नॉट बेस्ड अपॉन टेरिटरी, किंगशिप वॉज बेस्ड अपॉन टेरिटरी, है ना, इट वॉज बेस्ड अपॉन टेरिटरी। अब किंगशिप में क्या प्रॉब्लम आई? किंगशिप में ये प्रॉब्लम आई कि लोग लेट आ रहे हैं बहुत, डेयर टू ड्रीम, राइट सर। सो किंगशिप में क्या है, टेरिटरी बेस्ड है, बट व्हाट इज द प्रॉब्लम? किंगशिप में ये प्रॉब्लम आई, द किंग बिकेम whimsical। किंग अपनी मन मर्जी बहुत ज्यादा करने लगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई किंग के दोस्त ने किसी का रेप भी कर दिया तो उसे घूर के छोड़ दो, ये पनिशमेंट है, घूर दो और जाओ। और कोई किंग के अननोन ने या उसके थोड़े बहुत एनिमिटी वाले बंदे ने थोड़ी सी कोई थप्पड़ भी मार दिया दूसरे को तो उसको हाथी तले दबा दो। किसी की भी लड़की उठा के ले जाता था कि ये मेरी बीवी है, किंग की मर्जी है। सो किंग मन मर्जी से क्या होने लगा? किंग मन मर्जी से होने लगा कि पीपल गॉट फ्रस्ट्रेटेड विद इट। यार तू ही मन मर्जी करता रहेगा, राजे का बेटा ही राजा बनेगा, हम प्रजा बेवकूफ है, हम तेरे को टैक्सेस बली दे ही जा रहे हैं, हम पागल हैं। सो द फर्स्ट सीरियस डिस्प्यूट अगेंस्ट किंग वाज इन 1215 एडी। 1215 एडी जो इंग्लैंड में हुआ, जस्ट अ मिनट, हाँ जी, जो इंग्लैंड में हुआ। पीपल ने प्रोटेस्ट किया किंग के खिलाफ कि हमें कुछ बेयर मिनिमम राइट्स तो दे, कि सारे हक राजा के नहीं, सारे हक अब थोड़े हक तो प्रजा के भी होने चाहिए। सो 1215 एडी में फिर किंग ने, बिकॉज उसे टैक्सेस नहीं दे रहे थे कि यार तेरी साथ नहीं देंगे फिर हम, तो किंग ने एक डॉक्यूमेंट साइन किया पीपल के साथ जिसे बोला जाता है, इसको थोड़ा बड़ा करके लिखते हैं, मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा क्या था? ये यूके में, इंग्लैंड में साइन हुआ था कि अब कुछ हक लोगों के भी होंगे एंड रूल ये राइट्स के हिसाब से चलेगा, हर जगह किंग की मर्जी नहीं चलेगी। बेयर मिनिमम राइट्स तो पीपल को भी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल राइट टू लाइफ, की लाइफ नहीं टेक अवे होएगी, लाइफ नहीं ली जाएगी जब तक अगला कोई रूल से नहीं चल रहा है, उसकी बहुत बड़ी गलती नहीं है, तब तक उसकी लाइफ नहीं ली जाएगी। सो किंग ने, किंग के खिलाफ कुछ बेयर मिनिमम राइट्स लगेंगे और सारे हक राजा के नहीं, कुछ हक प्रजा के भी होंगे। दिस इज फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड टू डेवलप डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस बेस्ड अपॉन द राइट्स ऑफ द पीपल। तो करते कराते इवॉल्व होते 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 वी केम टू द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी का आइडिया क्या होगा फिर? डेमोक्रेसी का आइडिया होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट का आइडिया होगा, इस हक राजा के नहीं, अब हक प्रजा के होंगे, हक राजा के नहीं प्रजा के होंगे। अब प्रजा रूल करेगी, राजा को प्रजा सिलेक्ट करेगी। व्हाई इट हैपेंड? बिकॉज ऑफ दिस एवोल्यूशन, राइट। सो राजा वाली स्टेट में क्या था? टेरिटरी भी तो बेस थी, बट जब किंग के हिसाब से स्टेट डिफाइन होती थी, अगर किंग अकबर है तो स्टेट सेकुलर है, अगर किंग औरंगजेब है तो स्टेट थियोक्रेटिक, मतलब भगवान पे बेस्ड है। तो हेंस किंग के हिसाब से स्टेट डिसाइड होती थी, मतलब पर्सनल स्टेट थी, पर्सन के हिसाब से सरकार, स्टेट इधर मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ, है ना, पर्सनल स्टेट थी। बट जब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से स्टेट बनी तो हमने क्या देखा? हमने देखा इम्पर्सनल स्टेट। अब चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे प्रधानमंत्री शशि थरूर जी हो, बट इंडिया सेकुलर सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ही रहेगा, बिकॉज संविधान के हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से द स्टेट इज मेड, इट इज इम्पर्सनल, डज नॉट डिपेंड अपॉन द पर्सन। सो अब कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट में इधर राजे का रूल था, किंग रूल। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट में किसका रूल होएगा? रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ। क्यों? बिकॉज रूल ऑफ लॉ जो इसमें प्रॉब्लम थी, आर्बिट्रेरी, व्हिमसिकल, ये सबको क्योर करेगा एंड रूल ऑफ लॉ होगा JFR, दैट इज जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल, जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल। अब किसी को किसी की मर्जी से या किसी की जबरदस्ती से पनिश नहीं किया जा सकता,
सिर्फ तभी पनिश किया जाएगा जब उसने लॉ को वायलेट करा है, और लॉ सबके लिए इक्वल होगा। फॉर एग्जाम्पल क्रिमिनल लॉ, चोरी चाहे हिंदू करे, मुसलमान करे, लड़का करे, लड़की करे, सिख करे, ईसाई करे, सबको 3 साल की मैक्सिमम सजा है, राइट? सो दिस इज कॉल्ड इक्वालिटी, इक्वालिटी बिफोर लॉ, राइट? सो एवरीबडी वुड बी, और एवरी रूल वुड बी जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल, दैट इज रूल ऑफ लॉ। पहले क्या था? इसे टेक्निकल टर्म्स में बोलते हैं रेक्स लेक्स। अब क्या हो गया? लेक्स रेक्स। मतलब समझा रहा हूँ, डोंट वरी, कई बार पेपर में टर्म आ जाती है, पता होना चाहिए। मैग्ना कार्टा से सवाल आ जाता है, पता होना चाहिए। रेक्स लेक्स मतलब किंग इज द लॉ। लेक्स रेक्स मतलब लॉ इज द किंग। लॉ इज द किंग। सो दुनिया में ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज किंग का रूल आर्बिट्रेरी और विम्सिकल हो गया था। इट बिकेम टू मच पर्सनल एंड डिस्क्रिमिनेटरी अगेंस्ट द पीपल, hence we shifted to constitutional state based upon territory etc, but based upon law is the king, that is rule of law। और रूल ऑफ लॉ मैंने क्या बताया कैसा होगा? JFR, that is just, fair and reason। hence we came to the constitutional states across the world। स्टार्ट हुई यूके से, करते 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 फिर सारे देशों में फैले। एंड द मोस्ट मेच्योर फॉर्म ऑफ स्टेट, स्टेट here does not mean हरियाणा पंजाब, स्टेट here means the nation, है ना? फॉर एग्जाम्पल, जिसके पास अपनी टेरिटरी है, जिसके पास अपने पीपल है गवर्न करने को, और एबिलिटी टू गवर्न, दैट इज कॉल्ड अ स्टेट, है ना? सो मोस्ट मेच्योर फॉर्म ऑफ स्टेट कौन सी होगी अब? कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट। तो आज तक हम मोस्ट 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 मेच्योर फॉर्म ऑफ स्टेट मानते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट, राइट जी? सो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं जो हमने चीजें पढ़ी। बैंड था कि लोग नए नए आए, हंटिंग गैदरिंग करने लगे, टेम्परेरी ग्रुपिंग बन गई, फैमिली ग्रुपिंग नहीं थी। फिर वो कॉमन मदर की वजह से ब्रदर एंड नेफ्यू वाले रिलेशन हो गए। देन क्लैन्स बन गई, एग्जाम्पल साथ साथ दिए, उड्डा बाजवा एक्सेट्रा क्लैन। देन ट्राइब्स, ट्राइब उससे बड़ी ग्रुपिंग हो गई। फिर इंसान ने सीख लिया एग्रीकल्चर, तो ये टेरिटरी बेस्ड हो गई, टेरिटोरियल एस्पेक्ट हो गया। सरदार ट्राइब का किंग बन गया टेरिटरी का, सरदार लोगों का था, ये किंग बन गया टेरिटरी का। बट किंग क्या बना फिर? पर्सनल स्टेट थी तो इसमें डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज बनाई, आर्बिट्रेरी हो गया, विम्सिकल हो गया, टू मच चेंज, है ना? बहुत सारी लड़ाइयां थी स्टेट के प्रोग्रेशन के लिए। तो देन वी केम टू इम्पर्सनल स्टेट, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट। रेक्स लेक्स की जगह हमने, लेक्स रेक्स की जगह हमने रेक्स लेक्स कर दिया। मतलब रूल ऑफ किंग की जगह रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ किंग की जगह रूल ऑफ लॉ, राइट? देन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट हम पहुंच गए। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट इज द मोस्ट मेच्योर फॉर्म ऑफ गवर्नेंस और द मॉडल ऑफ सेटिंग अप अ स्टेट, राइट? इम्पर्सनल है, रूल ऑफ लॉ पे बेस्ड है, और इसी के बेसिस पे द मोस्ट मेच्योर फॉर्म एंड डेवलपमेंटल फॉर्म ऑफ स्टेट मानी जाती है। सो वी अंडरस्टैंड टिल हियर। अब इस बेसिस पे हमें ये समझ आ गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट कैसे आई, क्यों जरूरत थी, और इसमें रूल ऑफ लॉ की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है। सो दिस इज नॉट आवर सिलेबस, ये एक बेसिस था। सिलेबस में कैसे होता है? आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, मैग्ना कार्टा क्या था? अपने को पता है मैग्ना कार्टा क्या था, और मैग्ना कार्टा पे ऐसे भी आ जाता है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में मैग्ना कार्टा क्या माना जाता है? फंडामेंटल राइट्स। बिकॉज अल्टीमेटली कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट का मतलब क्या था कि जो राजा के हक होंगे वो प्रजा के, प्रजा के सारे हक होंगे, रूल ऑफ लॉ चलेगा, रूल ऑफ द किंग नहीं चलेगा। अगर किसी ने लॉ को उल्लंघना करने की, वायलेशन करने की कोशिश करी, so he would be removed even if he is the prime minister or the president, if he violates the constitution he is gone, he will be removed, right? So on the basis of this, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि इंडिया में कैसे आया कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट, जबकि इंडिया में भी वही था, हंटर गैदरर्स एक्सेट्रा, फिर किंगशिप। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट कहाँ से आया? तो उसके लिए हमारा फर्स्ट टॉपिक ऑफ सिलेबस शुरू होता है हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि इंडिया में एवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैसे हुई, राइट? सो हम लोग पढ़ते हैं टिल द अराइवल ऑफ द ब्रिटिश, हम लोग पढ़ते हैं इन द हिस्ट्री पार्ट,
कॉन्स्टिट्यूशन की एवोल्यूशन हम लोग पढ़ते हैं, जब ब्रिटिशर्स आए उन्होंने हमें गाइड करा या लेट से डोमिनेट करने के लिए अपने लॉज सिखाए, जिसके थ्रू हम इवॉल्व करते करते अपने कॉन्स्टिट्यूशन तक पहुंच गए, प्रेजेंट डे कॉन्स्टिट्यूशन। अब इससे व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर एक्सपेक्टेड, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर एक्सपेक्टेड, इसमें बहुत सारी एक्ट्स हैं, है ना। हमने इसे दो फेजेस में बांटा है। एक द फेज ऑफ द कंपनी रूल, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे पे रूल करती है टिल 1857। रिवोल्ट के बाद कंपनी को हटा दिया जाता है और डायरेक्टली ब्रिटिश सरकार हमारे पे राज करती है। एंड थ्रू दिस एवोल्यूशन वी हैव वेरियस एक्ट्स, गवर्निंग, रेगुलेटिंग एक्ट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इस टॉपिक में प्रॉब्लम क्या आती है, पढ़ तो सारे लेते हैं, फैक्चुअल फैक्चर्स का टॉपिक है, बट रिटेंशन नहीं हो पाती। हर एक्ट में बहुत सारी चीजें, है ना। सो हमने इसके साथ क्या किया है, एक तो निमोनिक्स लेके आए हैं और हर एक एक्ट में जो जो क्वेश्चन बनता है वही वही चीज मेंशन करिए कि ज्यादा इधर उधर रोला रप्पा पाने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, दो ही क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन कि इसने बनाया गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। दूसरा क्वेश्चन कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड नॉट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय दिस एक्ट। सो हेंस दैट इज हाउ वी आर कवरिंग, राइट जी। सो हमने बात करी कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट कैसे आया, इंडिया की बात कर रहे हैं जो आपका टॉपिक है। सवाल इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी भूल जाओगे, तो हेंस निमोनिक्स भी है और साथ में लिमिटेड कंटेंट भी है और साथ में इसके बाद एमसीक्यू भी है, राइट। सो वी अटेम्प्ट टू we'll try to cover historical underpinnings and also the drafting of the constitution today, right। further फिर next classes में करेंगे। so coming to the first phase of company rule 1773, कंपनी हमारे पे रूल करने लगती है आफ्टर द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया, राइट। धीरे धीरे कॉन्क्वेस्ट बढ़ता जा रहा है। इसमें आप याद करने के लिए सोच सकते हैं कि इंडिया को ग्रेजुअली हक ज्यादा देते रहेंगे। सो जैसे अपने घर में कोई बच्चा पैदा होता है छोटा सा, पहले तो उसे कोई हक नहीं होता, वॉशरूम भी वो खुद नहीं जा सकता, हमें उठा के लेके जाना पड़ता है, बेड भी वेट करता है। फिर धीरे धीरे वो ग्रो होता जाता है, धीरे धीरे ग्रो होता है तो टीनेज के आसपास वो चाहिए मम्मी बाहर जाना है, पापा बाहर देना पैसे दो, तो उसे थोड़ा पैसों का शेयर देना पड़ता है, पॉकेट मनी बांधनी पड़ती है, फिर उसे व्हीकल लेके देना पड़ता है, फिर ग्रेजुअली वो और बड़ा हो जाता है, फिर वो अपने करियर की तरफ जाता है तो उसे कॉलेज के लिए एक्सेट्रा एक्सेट्रा और ज्यादा हक देने पड़ते हैं। फिर वो कहता है मैंने फ्रेंड्स के साथ बाहर रहना है। सो सिमिलरली एज ही ग्रोज देन ही बिकम्स इंडिपेंडेंट वन डे। तो इस टॉपिक को आप उस मेमोरी एड से याद कर सकते हैं कि इंडिया एक छोटा बच्चा था जो ब्रिटिश उनके धीरे धीरे हक बढ़ाते गए एंड अल्टीमेटली फिर इंडिया इंडिपेंडेंट हो। नाउ इंडिया इज अ सक्सेसफुल इंडिविजुअल इन इटसेल्फ, नाउ नॉट डिपेंडेंट अपॉन एनीबॉडी। सो कंपनी फेज रूल में क्या है जी, कंपनी फेज रूल में निमोनिक याद करेंगे ग्रेटली। ग्रेटली से क्या बन रहा है, गवर्निंग एक्ट, राइट। देन रिफॉर्म एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, देन एजुकेशन एक्ट, चार्टर एक्ट। बिल्कुल एक एक पॉइंट इनका याद होना चाहिए। रेगुलेटिंग एक्ट में गवर्निंग एक्ट है, पहली बार गवर्न कर रहे हैं अपनी कंपनी को। रिफॉर्म एक्ट ये 1783 की एक्ट से चेंजेस करके दे रहे हैं, है ना। देन ये एजुकेशन एक्ट, देन एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस इन 1833 एज वेल, देन टेरिटरी एक्सपेंशन 1853, देन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट 1861। बट इससे पहले 1858 की गवर्नमेंट एक्ट भी आएगी, राइट जी। तो एक एक एक्ट को देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, इस टाइम क्या हो रहा है कि ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू इंडिया को रूल कर रहे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो उसके शेयर होल्डर सारे ब्रिटेन में बैठे हैं, बट उनके जो कंपनी के एम्प्लॉयज है वो इंडिया में आए हैं, है ना। सो हेंस वो कह रहा है व्हाट इज द बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट कि एम्प्लॉयज जो है वो करप्ट हो गए हैं, एम्प्लॉयज बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं, बहुत ज्यादा अमीर हो रहे हैं, बट कंपनी नियरली बैंकरप्ट हो रही है। तो ब्रिटिश सरकार कहती है भाई साहब कर क्या रहे हो आप, कि हमारे शेयर होल्डर मरी जा रहे हैं, वो ब्रिटेन में प्रोटेस्ट करी जा रहे हैं कि हमें लॉस हो रहे हैं, कंपनी बैंकरप्ट हो रही है, एम्प्लॉयज अमीर हो रहे हैं। तो हेंस देश है कि अब हम रेगुलेट करते हैं तुम्हें। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, फर्स्ट स्टेप बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया, राइट। सो फर्स्ट में इसमें दो ही सवाल आते हैं, एक तो गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया। तीन मेन प्रेसिडेंसीज थी, हाँ जी, मद्रास, बॉम्बे एंड बंगाल, है ना। इनके हेड्स थे गवर्नर्स।
तो गवर्नर 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 थे उस टाइम। बंगाल वाज द मोस्ट प्रॉस्परस। अभी चलो रसगुल्ला खा रहे हैं दीदी के साथ, बट तब प्रॉस्परस था। सो बंगाल के गवर्नर को ज्यादा हक दे दिया एज कम्पेयर टू अदर्स, ये इनसे सुपीरियर कर दिया। अभी ये देखना ग्रेजुअली, अभी साथ में नोट भी कराऊंगा, सेंट्रलाइज करते रहेंगे। जब रिवोल्ट हो जाएगा तो डिसेंट्रलाइज करते जाएंगे। सेंट्रलाइज मींस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर इन वन हैंड। तो तीनों गवर्नर्स में से इन्होंने गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया। सवाल कैसे आता है, विच एक्ट मेड गवर्नर ऑफ बंगाल एज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? ये यूपीएससी ने पूछा और बताओ, इतना सिंपल क्वेश्चन। तो हम क्यों बाकी सारी चीजें याद करें? राइट, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो गए। पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। ये भी सवाल आ जाता है कई बार फैक्चुअल पेपर में, कौन थे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? राइट। देन दूसरा सवाल, सुप्रीम कोर्ट बना इसमें एट कैलकटा इन 1774। सुप्रीम कोर्ट एट कैलकटा इन 1774। ध्यान रखने की बात, एचसीएस एग्जाम से रिलेट करो। सुप्रीम कोर्ट बना है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया नहीं बना। ये चालाकी वाले कैसे कर रहे हैं भाई, नॉन ट्रांसफरेबल वोट कर दिया ट्रांसफरेबल। ये क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड। द 1774 एक्ट लंबा चौड़ा स्टेटमेंट बना के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ना, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से बनेगा। ये वाला सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था, कॉन्टेक्स्ट याद करो, ब्रिटिश एम्प्लॉइज करप्ट हो रहे हैं, तो ये ब्रिटिश सब्जेक्ट्स को ट्राई करने के लिए कैलकटा में बनाया गया। ये सिर्फ ब्रिटिश सब्जेक्ट्स को ट्राई करेगा, इंडियंस को करेगा ही। सो दिस इज टेक्निकली सुप्रीम कोर्ट बट नॉट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो आजादी के बाद बन रहा है। रिमेंबर दिस। देन ऑब्वियसली प्रोवाइडेड कंपनी सर्वेंट्स फ्रॉम प्राइवेट ट्रेड एंड एक्सेप्टिंग ब्राइब्स, बिकॉज कॉन्टेक्स्ट ये। हाँ जी, मैं मंगा देता हूँ, बोल दो बात। सो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया नहीं है, सुप्रीम कोर्ट है। राइट, सो हेंस वी हैव टू मेजर थिंग्स। जैसे ही रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 आए, आपके दिमाग में दो चीजें आनी चाहिए। कौन सी? गवर्नर ऑफ बंगाल बिकेम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट कैलकटा फॉर ब्रिटिश सब्जेक्ट्स नॉट इंडियंस। राइट जी। देन कमिंग टू द नेक्स्ट, पिट्स इंडिया एक्ट। इसमें नोट करने वाला एक ही सवाल बार बार आता है और इसको हम याद भी करेंगे। पिट्स डबल टी है इसमें, डबल टी। डबल को मैं डुअल भी लिख सकता हूँ, डुअल मतलब दो। तो इन्होंने डुअल गवर्नमेंट बना दी। डुअल गवर्नमेंट कैसे? एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो मैनेज करने वाले लोग हैं, वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बना दिए। सो बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाए तो वी हैड, मेरे को भी दियो, सो डुअल गवर्नेंस ऑफ द कंपनी। अब इसमें से सवाल ये आ जाता कौन सी एक्ट से बना? डबल टी से याद रखना, डुअल गवर्नमेंट इससे आई। डबल टी ये दो बार है तो ये भी डबल है। राइट। दूसरी बात ये आ जाता है कि कौन सा पॉलिटिकल फंक्शन देखता है तो और कौन सा कमर्शियल। इसमें याद करने के लिए साथ में सी फॉर कॉमर्स, सी से ही होता है कॉमर्स। सो कमर्शियल देखने वाले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, बाकी रह गया पॉलिटिकल। मतलब पॉलिटिकल मुद्दे कंपनी के कौन देखेगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और कमर्शियल मुद्दे कौन देखेगा? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। सो डबल कंट्रोल होगा, डुअल गवर्नमेंट होगी, कंपनी के कमर्शियल फंक्शन अलग, पॉलिटिकल फंक्शन अलग। राइट, दिस वाज थ्रू पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। ध्यान रखना, डबल टी से याद रहेगा, पेपर में बहुत मजा आएगा। राइट जी। देन हेलो, तो कंपनीज टेरिटरीज इन इंडिया, कभी कभार ये भी सवाल आया, पहली बार कब बोला ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया? सो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में दो चीजें याद रखने वाली, एक तो डुअल गवर्नमेंट डबल टी से, एक ब्रिटिश टेरिटरीज को पहली बार ब्रिटिश पोजेशंस बोला गया, कंपनीज टेरिटरी को ब्रिटिश पोजेशंस बोला पहली बार। ठीक है। देन उसके बाद चार्टर एक्ट ऑफ 1813, 1833 एंड 53, उसके बाद सरकार लेके आती है चार्टर एक्ट्स। राइट जी। चार्टर एक्ट्स में क्या है? 1813, इसमें एक सवाल बार बार आता है, आपने याद रखना है कि हमने 13 रुपए की चाय पी। पहले 10 रुपए की चाय होती थी, आजकल 15-16 रुपए की। स्ट्रीट वेंडर्स की बात कर रहा हूँ मैं, आप महंगे अमीर लोग जहाँ मर्जी बिकते हो पता नहीं, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं यही पी लेता हूँ। राइट। सो 13 रुपए की चाय, 13 रुपए की चाय क्यों पी हमने? बिकॉज it ended the company's trade monopoly in India except for tea and trade with China. 13 रुपए की चाय, चाय इज चाइना इज राइट। सो 13 रुपए की चाय 1813 एक्ट में, याद नहीं जाएगा एक्चुअली, कंटेंट तो किताब छाप लो पढ़ लो, बोल के जाने का कोई फायदा ही नहीं।
याद करने वाली बात करो, है ना। 13 रुपए की चाय पी हमने, याद रखना है। 13 रुपए की चाय से हुआ क्या, कंपनी का जो ट्रेड था, मोनोपोली खत्म कर दी। मोनोपोली क्यों खत्म करी है जी, मोनोपोली इसलिए खत्म करी है कि बाकी अब ब्रिटिश में क्या, ब्रिटेन में क्या हो रहा है, ब्रिटेन में दी शेयर होल्डर्स और दी अदर बिजनेसमैन आर सेइंग कि इंडिया इतना प्रॉफिटेबल सौदा है, आपने ईस्ट इंडिया कंपनी को ही सिर्फ क्यों दिया हुआ है मोनोपोली, हम भी लोग ट्रेड करना चाहते हैं, हम भी तो ब्रिटिश सिटीजन हैं, वहां तो रूल ऑफ लॉ चल रहा है, राइट। सो हेंस मोनोपोली एंड कर दी 1813 में ईस्ट इंडिया कंपनी की, एक्सेप्ट इन ट्रेड ऑफ टी एज वेल एज चाइना, राइट। जस्ट अ सेकंड, कोई डाउट्स अभी तक ऑनलाइन? टी का इसलिए करा ना बिकॉज जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने बहुत ज्यादा पैसे लगाए थे टी के जो प्लांटेशंस लगाने पे, इनफैक्ट इतनी एक्सटेंसिव प्लांटेशंस करी थी कि आज उधर साइड जहाँ टी प्लांटेशन है हमारी ईस्ट में, वहां पे आज भी प्रॉब्लम आ रही है कि ब्रिटिश टाइम के जो पेड़ लगाए हैं उनको रिन्यू नहीं करा जा रहा, पुराने हो चुके हैं, पत्तियां वही लगाई जा रहे हो। आजकल फिर एक नई टी भी आई है न्यूज में, माचा मुच्चा टी पता नहीं, है ना, हरी सी पत्ते रगड़ के पिला देते हैं, हमें नहीं पता, हमें जस्ट ऑनलाइन देखने को मिलता है। होंगे लोग यहाँ पे जो जनजी वाले जिन्होंने पी होगी माचा टी, किसी ने पी है माचा टी यार, जब तक मैं पानी पी रहा हूँ तो हाँ नहीं यार, माचा टी पीने वाले मिलेंगे बट बोलेंगे नहीं अभी, चलो कोई बात नहीं, हम पिला देंगे, आप पास हो जाओ। एनी हाउ, सो 1813 हमने क्या देखा, 13 रुपए की चाय, है ना, याद करने वाला साथ साथ, चाय इज चाइना एंड टी एंड चाइना में मोनोपोली रहेगी, बाकी सारी मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी की खत्म। 33 में क्या है जी, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकेम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये भी ध्यान रखने वाली बात, पहले 1773 में क्या बनाया था, 1773 में गवर्नर को, बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब क्या बना है 1833 में, गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था, हेस्टिंग्स। पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, विलियम बेनेडिक्ट, विलियम बेनेडिक्ट। 13 रुपए की चाय के बाद आदमी बड़ा हो गया, 33 रुपए का गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया, और टिक के चाय पीने लगा, बेंटिक। याद रखने वाली चीजें साथ साथ याद रखना, टिक के चाय पी रहे हैं, सही। देन एक और चीज नोट कर दो, चलो 13 के बाद 33 में आया 20 साल बाद, 33 के बाद 53 में आया 20 साल बाद, राइट। 20 ईयर्स की रेगुलेशन चल रही है चार्टर एक्ट। सो चार्टर एक्ट 1853, कोई खास क्वेश्चन ज्यादा नहीं आता, बट एक बार सवाल ये आया था, इंट्रोड्यूस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्विस। बात पीछे से चल रही थी, पहले सिविल सर्वेंट्स नॉमिनेट होते थे, इंडियंस कहते हैं हमें पार्ट बनना है, बच्चा बड़ा हो रहा है, याद करो बच्चे वाली कहानी। अब पेपर देना चाहता है, फंसना चाहता है इसी विषय सर्कल में, पेपर देंगे, फिर देंगे, फिर देंगे, एक पोस्ट लेंगे, दूसरी लेंगे, चलो हमारी रोटी चलती रहेगी, और कैसी, राइट। सो 1853 कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यहाँ से आप फंस गए, राइट जी। देन गोइंग फर्दर जी, एक और चीज 1833 में ध्यान रखने वाली है यार, इंट्रोड्यूस्ड लॉ में लॉर्ड मैकुले। लॉर्ड मैकुले साहब फर्स्ट लॉ मेंबर बनते हैं, कई कई बार पूछ लेते हैं, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट बिकॉज आईपीसी वगैरह चेंज हुए हैं और मैकुले साहब न्यूज में, बिकॉज इन्होंने आईपीसी लिखा था, तो हेंस ये सवाल भी बन सकता है। सो 1833 में लॉ मेंबर वाज इंट्रोड्यूस्ड द गवर्नर जनरल्स काउंसिल। सो इफ वी ट्राई टू गो बैक, 1773 में गवर्नर ऑफ बंगाल आया था, 1833 में गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया, वो पहला था हेस्टिंग्स, ये पहला है विलियम बेंटिक, ध्यान रखना, और साथ में लॉ मेंबर है टू द गवर्नर जनरल काउंसिल। देन वी कम टू द फेज 2, अब इसके बाद रिवोल्ट हो जाता है 1857 में, तो रिवोल्ट में से हिस्ट्री में क्वेश्चन करेंगे, कौन सा सेंटर कौन सा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कौन सा सेंटर और कौन सा लीडर और किसने उसे एलिमिनेट करा, वो चार्ट करेंगे हिस्ट्री में, राइट। इधर क्या इंपॉर्टेंट है, जैसे ही रिवोल्ट खत्म होता है तो कंपनी कंपनी की आर्मी तो लगभग हार चुकी होती है, कंपनी कहने को सिर्फ एक बिजनेस है, बट ईस्ट इंडिया कंपनी की हिस्ट्री में जाओ तो ईस्ट इंडिया कंपनी अ नेशन और स्टेट विद इन इटसेल्फ है, उसके पास बिजनेस वाला आर्म भी है, उसके पास अपनी आर्मी भी है, उसके पास अपने वेपन्स भी हैं,
सब कुछ है उस बिजनेस कंपनी के पास जो ब्रिटिश ने बनाई थी कि जा कॉन्क्वेस्ट करो। ब्रिटेन की अपनी हिस्ट्री भी बहुत डार्क है। अगर थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देने के लिए बताऊं तो ब्रिटेन इटसेल्फ वाज ऑलवेज स्ट्रगलिंग, हमेशा ऑस्ट्रिया से या किससे मार खाता रहता था। बट इट इज एजुकेशन विच हेल्प्ड इट, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करके, अपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बेटर करके इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का क्रेडल बना। जब साइंस ने साथ दिया और आगे बढ़ते गए तो पॉलिटिकल रेवोल्यूशन, मैग्ना कार्टा भी हमने पढ़ा। तब ब्रिटिश कुड कॉन्क्वेस्ट सच अ ह्यूज वर्ल्ड। हेंस इंडिया के लिए भी इसमें क्यों है कि हरियाणा के लिए, पंजाब के लिए, सबके लिए कि एजुकेशन पे फोकस करोगे तभी आप एक एम्पायर या सक्सेसफुल करियर बना पाओगे। राइट जी। सो आफ्टर द रिवोल्ट अब क्या हो रहा है, कंपनी फेल हो चुकी है, डिफंक्ट हो चुकी है, ब्रिटिश क्राउन सीधा ले बैठा है कि सीधा क्राउन करेगा कंपनी बाय बाय। सो दिस देयर कम्स द 1858 एक्ट, दैट इज गुड गवर्नेंस एक्ट ऑफ इंडिया, या फिर इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1858। इसमें क्या हो रहा है जी, इसमें ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम कंपनी टू दी क्राउन। कंपनी से क्राउन में जा रही है, चेंजेस देखेंगे डिटेल में भी। फेज 2 पे आ चुके हैं हम। क्राउन रूल शुरू हो गया 1858 से। देन वी कम टू द मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स ऑफ 1909 एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस 1861। सिर्फ एक क्वेश्चन आता है, बात करेंगे। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स हो गए। देन द मोंटेग्यू ग्लेनफोर्ड रिफॉर्म्स और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999। देन द मूवमेंट्स एंड एक्सेट्रा 1935 की एक्ट आ गई, देन 1947 की एक्ट आ गई। राइट। सो इसको डिटेल में पढ़ते हैं। 1858 की एक्ट से क्या हुआ, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था उसका नाम चेंज करके क्या लिख दिया, वाइसरॉय। उसको बोल दिया वाइस, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाइसरॉय बन गया। और वाइसरॉय पहला कौन बनता है, लॉर्ड कैनिंग। इसको याद करने के लिए बचपन में एक ट्रिक बनाई थी मैंने कि लॉर्ड कैनिंग की जगह हम कनिंग याद रखते हैं। कनिंग क्यों, बिकॉज ये बहुत शातिर आदमी इसलिए था कि 1858 के रिवोल्ट के टाइम, 1857 के रिवोल्ट के टाइम यही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था। अब सारा रिवोल्ट भी हो गया, कंपनी भी पिट पटा गई, फिर भी पहला वाइसरॉय यही बना। कितना कनिंग था, चालाक था। सो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कनिंग, कैनिंग। फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया कैनिंग, याद रखना। राइट। सो 1858 की एक्ट से क्या बात हुई, नवी नवी ईस्ट इंडिया कंपनी को अबॉलिश कर दिया गया। से चलो जी कंपनी भाग जाओ, अपनी तुम रूल करोगे, है ना। ट्रांसफर दी पावर ऑफ द कंपनी टू दी ब्रिटिश क्राउन, डायरेक्टली अब ब्रिटिश की राजा रानी रूल करेंगे। देन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वाइसरॉय बना दिया और एक और ऑफिस बनाया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्या कर रहा है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एक ब्रिटिश पार्लियामेंट में ब्रिटिश मिनिस्टर है। वो इंडिया नहीं आ रहा, वो ब्रिटेन में रह रहा है। बट जैसे हमारे यहाँ पे मिनिस्टर होता है ना, फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, वैसे ब्रिटिश पार्लियामेंट का मिनिस्टर है मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बोलते हैं वो मिनिस्टर। राइट। सो ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंडिया के लिए रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर है। तो ऊपर रहेगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो ब्रिटिश पार्लियामेंट का मेंबर है, और इंडिया में जो प्रैक्टिकली मैनेज करेगा वो वाइसरॉय ऑफ इंडिया। राइट। पहले कौन था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, उसको वाइसरॉय बना दिया और इसके ऊपर एक ब्रिटिश पार्लियामेंट मिनिस्टर मेंबर रिस्पॉन्सिबल कर दिया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। राइट। कई बार सवाल इससे आता है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में था, कहाँ था। कंसेप्ट बताओ तो रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को भी और क्राउन को भी, बिकॉज क्यूमुलेटिव कलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी भी। राइट जी। चलो अब वाइसराय के आगे, क्योंकि टेरिटरीज बढ़ती जा रही हैं और अब कन्क्वेस्ट कर रहे हैं, बंगाल को पकड़ लिया, महाराष्ट्र पकड़ लिया, पंजाब पकड़ लिया, तो इसके आगे काउंसिल्स भी होंगे, है ना, इसके मेंबर्स भी होंगे। सो काउंसिल्स एक्सपैंड होती रहती हैं, उसको ज्यादा नहीं याद करना। आफ्टर दैट कम्स दी इंडियन काउंसिल्स एक्ट्स। पहले इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 की है। ये वाटरशेड डेवलपमेंट इसलिए बिकॉज इससे डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हो जाती है ना, पास डिसेंट्रलाइज करने लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट वुड बी इंट्रोड्यूस दी पोर्टफोलियो सिस्टम। पोर्टफोलियोज क्या होते हैं, हर मिनिस्टर को इंडिपेंडेंट पोर्टफोलियो दे दिया। तो डिफेंस का मिनिस्टर, तो कम्युनिकेशन का मिनिस्टर, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर। तो पोर्टफोलियो सिस्टम इंडिया में कहां से आया, 1861। इसको याद करने का तरीका बताओ। 1861 भूल जाएगा बट ये क्वेश्चन बहुत बड़ी आ जाता है। पोर्टफोलियो सिस्टम कहां से स्टार्ट हुआ, 1861। कई बार इसे कैबिनेट सिस्टम भी बोल देते हैं, बट पोर्टफोलियो सिस्टम 1861, ऑलवेज रिमेंबर दैट। एंड जी ठीक है। एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर बंगाल, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एंड पंजाब। ये पंजाब के पेपर में बहुत पूछा जाता है कि कौन सी एक्ट से पंजाब को लेजिस्लेचर मिली। और रिमेंबर इस टाइम हरियाणा नहीं बना है,
हरियाणा भी पंजाब का पार्ट है, तो क्या पता ट्विस्ट करके पूछ ले कि हरियाणा के इलाके को पहली बार लेजिस्लेटर कब मिली, अपनी पावर कब मिली, लेजिस्लेटिव काउंसिल कब मिली, 1861। सो 61 से दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, पोर्टफोलियो सिस्टम एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, राइट जी। देन इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, कोई खास सवाल नहीं है इसमें से, एक ही सवाल आता है, एक तो नंबर ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स बढ़ाते जा रहे हैं, मेंबर्स ऑफ द काउंसिल जो हेल्प करने के लिए, वाइसराय के लिए। दूसरा, इधर बजट पे क्वेश्चन, डिस्कस एंड आस्क क्वेश्चन ऑन दी बजट की पार दे दी, इंडियंस को बहुत कम पार दे रहे थे काउंसिल्स में, बट इस एक्ट से बजट को डिस्कस करना और बजट पे सवाल पूछना। अब बच्चा कितना बड़ा हो गया कि पापा से पूछ सकता है कि तूने इतना खर्चा क्यों करा, है ना। इधर पॉइंट नोट रखना, मैं 1892। देन वी कम टू मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909। 1909 जो बोल रहा हूँ मैं, अंग्रेजों में नहीं, याद करने के लिए। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ओ नाइन इज ओ नहीं, ओ नहीं क्या बुरी बात हुई इसमें, ओ नहीं, इसमें ओ नहीं वाली बात हुई, कम्युनल सेपरेट इलेक्टोरेट्स पहली बार दिए गए मुस्लिम्स को, सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स बेस्ड अपॉन देयर कम्युनिटी। सो कम्युनल इलेक्टोरेट्स और सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर द मुस्लिम्स। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब क्या होता है, जैसे आजकल हम देखते हैं रिजर्व सीट होती है, जैसे चंडीगढ़ की मेयर की सीट पिछले कुछ साल पहले एससी वुमेन के लिए रिजर्व थी, बट इसके लिए मतलब क्या हुआ कि कंटेस्ट करने वाली एक एससी वुमेन हो सकती है, मेरे ख्याल मैडम कमलेश्वरी या कुछ ऐसे बने थे यार उस टाइम, बट क्या मतलब हुआ इसका रिजर्व का कि कंटेस्ट करने वाली वुमेन एससी होगी, बट वोट करने वाले सारे होंगे, दैट इज रिजर्व सीट के सारे वोट करेंगे। बट सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब होता है कि अगर मुस्लिम के लिए रिजर्व सेपरेट इलेक्टोरेट सीट है, ये सेपरेट इलेक्टोरेट, तो मुस्लिम अगर कंटेस्ट कर रहा है तो वोट भी सिर्फ मुस्लिम करेंगे, बाकी करेंगे हिंदूज एंड सिख्स एंड एक्सेट्रा वोट भी नहीं करेंगे इसके लिए, सिर्फ मुस्लिम ही करेंगे। सो दैट वाज कम्युनल डिवीजन ऑफ इंडिया। सो इससे सवाल मेजरली यही आता होता है कि कम्युनल इलेक्टोरेट्स पहली बार कहां से आए, 1909 ही पढ़ना, इससे आपको याद आ जाएगा, ओ नहीं, नेगेटिव बात क्या हुई, सेपरेट इलेक्टोरेट्स किसके लिए, मुस्लिम्स के। दिस वाज द सीड ऑफ कम्युनलिज्म जो 1858 के बाद से ट्राई कर रहे थे। 1858 के बाद से ब्रिटिश की पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, कि इन्हें दो जोड़ो नहीं, इन्हें तोड़ो, और तोड़ तोड़ के इन्हें रूल करो, आपस में लड़वाते रहो, ये लड़ते रहेंगे, हम फायदा उठाते रहेंगे। यहाँ पे कम्युनल इलेक्टोरेट्स। हाँ जी। उनके भी होते थे एंड इंडिया के नॉन ऑफिशियल मेंबर्स बोलते थे। हाँ हाँ, ठीक है। एंड धीरे धीरे फिर इलेक्शन का प्रोसेस भी शुरू हुआ, जहाँ पे पहले किंग्स नॉमिनेट कर रहे हैं, ब्रिटिशर नॉमिनेट कर रहे हैं, लोकल रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज नॉमिनेट कर रही हैं, राइट। तो मेजरली हम लोग क्या करते थे, फिर हम डायरकी ले आएंगे, अभी बात कर रहे हैं। सो डायरकी में क्या होगा कि इंडियंस को कुछ पावर दे दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आज भी सरकार में सबसे अनवांटेड काम क्या है कि सैनिटेशन देखो, शहर में पार्किंग क्यों नहीं हो रही वो देखो, या फिर लेट से वाटर वर्क्स में वाटर सप्लाई क्यों नहीं हो रही वो देखो। सो छोटे मोटे हेल्थ सैनिटेशन टाइप के काम इंडियंस को दे देते हैं, बाकी सारे रिजर्व रख लेते हैं। डिफेंस हो गया, फाइनेंस हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, जो इंपॉर्टेंट चीजें, कोई भी मिनरल्स की एक्सप्लोरेशन हो गई वो अपने पास रख लिया। सो नेक्स्ट वी कम टू 1909 देख लिया आपने, नेक्स्ट वी कम टू 1919। अब इसमें भी देखो दो बार 1919 है, इसको याद करने का तरीका इसमें डुअल नहीं डायरकी। डायरकी का मतलब भी होता है दो, कि मतलब लॉ में डुअल था जी अपना पिट्स इंडिया एक्ट में जिसमें डबल टी था, इसमें 1919 है तो इसमें डायरकी है। डायरकी का मतलब फिर दो ही होता है, दो मतलब इन्होंने लॉ मेकिंग सब्जेक्ट्स को दो में डिवाइड कर दिया। वन वर दी रिजर्व सब्जेक्ट्स, जो अच्छे अच्छे सब्जेक्ट थे जो ब्रिटिशर्स ने अपने पास रख लिए, फॉर एग्जांपल फाइनेंस, डिफेंस एक्सेट्रा। एंड देन देयर वर दी ट्रांसफर सब्जेक्ट्स, हेल्थ, सैनिटेशन एक्सेट्रा, जो इसमें कोई खास कमाई नहीं है, आज भी नहीं, राइट। सो डायरकी मतलब रिजर्व एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट्स। और डायरकी आई है प्रोविंशियल लेवल पे, दो लेवल ऑफ सरकार बन चुका है, एक प्रोविंशियल लेवल, एक सेंट्रल लेवल।
तो 1919 में कहाँ से स्टार्ट हुई है की प्रोविंशियल। जो दो सब्जेक्ट को यहाँ हाँ, यहाँ डिवाइड करें, वहां नहीं, सेंटर में नहीं, सेंटर में करेंगे 1935 की एक्ट से। सो डायरकी प्रोविंसेस में फ्रॉम 1919 एक्ट, राइट। सो आई होप विद दिस सब्जेक्ट एंड दिस टॉपिक यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस कि यहाँ पे ये वाले टॉपिक में थोड़ा फैक्ट हैवी है। तो साथ साथ जो मैं निमोनिक डिस्कस करता जा रहा हूँ वो अपने पास नोट करते जाओ, और इसको अपने फोन्स में या किसी भी चीज में ऑडियो भी रिकॉर्ड कर लेना कि यार ये टॉपिक तो हो गया। दिस इज आवर आइडिया। अभी क्वेश्चंस भी करेंगे इसके बाद, जस्ट कमिटीज देख के, राइट जी। सो डायरकी हो गई 1919 एक्ट से। सबसे इंपॉर्टेंट, सेपरेशन ऑफ सब्जेक्ट बिटवीन प्रोविंशियल एंड सेंट्रल सब्जेक्ट्स, डिवाइड कर दिया। बाय कैमरल लेजिस्लेचर, एक और दो पहली बार सेंटर में दो क्या हुई, बाय कैमरल लेजिस्लेचर मतलब दो हाउसेस, जैसे अभी लोकसभा राज्यसभा है वैसे दो हाउसेस बना दिए, बाय कैमरल लेजिस्लेचर 1919। सो 1919 दो बार, दोनों बार 19 ही है तो डबल डबल हो गया, दो बार डबल। प्रोविंस पे डायरकी एंड सेंटर पे बाय कैमरल। अगर आप एबीसी भी लिखोगे तो ऊपर आएगा बी, नीचे आएगा सी के बाद डी। तो सेंटर पे बाय कैमरलिज्म और प्रोविंस पे डायरकी, याद रखने वाली बात। सो एक्सटेंडेड रिप्रेजेंटेशन, जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन पीछे मुस्लिम्स को दी गई थी वो अब आगे 6 क्रिश्चियंस एंड एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियंस को भी थे। कई बार सवाल ये भी आ जाता है, बिकॉज ये ऐसे सवाल बना रहे हैं कि कौन सी एक्ट से 6 यूरोपियंस को कम्युनल रिप्रेजेंटेशन मिली। मुस्लिम्स को मिली 1909 से, एंड यहाँ पे मिल रही है 6 क्रिश्चियंस एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियंस को 1919 से, राइट जी। बस ध्यान रखना डायरकी बाइकैमरल, पहले बाइकैमरल एंड डायरकी 1919 से बाइकैमरल सेंट्रल लेवल, डायरकी इधर, एंड communal representation to 6 Christians, Anglo Indians and Europeans. By the way, Anglo Indians कौन होते हैं? Anglo Indians वो होते हैं जिन अंग्रेज आए यहाँ पे, जल लगान में आमिर खान का दिल अंग्रेज नहीं कहा जाता, उनके जो बच्चे होंगे, ज्यादातर अंग्रेजों ने हमारी औरतें उठा ली थी, उनके मिक्स ब्रीड बच्चे होंगे, कुछ अंग्रेज कुछ हमारा, है ना। So those are Anglo Indians. So then गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब देश में बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं, फ्रीडम स्ट्रगल हो रहा है, गांधी जी आ चुके हैं 1906 में, तो यहाँ पे सरकार को और ज्यादा हक इंडिया को देने पड़ेंगे, राइट। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में दीज आर दी निमोनिक्स एज वेल मेंशन्ड है, साथ साथ देखना। एफ से है फेडरल स्कीम, फेडरल स्कीम मतलब प्रोवाइडेड फॉर एन ऑल इंडिया फेडरेशन, कहा गया इंप्लीमेंट भी करा। फेडरेशन क्या होता है? 2 और मोर सेंटर्स ऑफ पावर, है ना। जैसे अभी सेंटर और स्टेट है, सेंटर स्टेट और लोकल है, तो इन्होंने बोला ऐसे ही सेंट्रल एंड प्रोविंशियल फेडरेशन बनाएंगे, फेडरेशन बिटवीन द ब्रिटिश प्रोविंसेस एंड द प्रिंसली स्टेट्स, फेडरेशन बना देंगे, कहा गया बट बनाएंगे, ठीक है। देन उसके बाद प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, डायरकी का उल्टा क्या होता है? ऑटोनॉमी, है ना। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दी, पिछले में क्या करा था? प्रोविंस में डायरकी दे दी, हटा ऑटोनॉमी खुद करो। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, सेंटर में डायरकी, डायरकी वाज एस्टैब्लिश एट द सेंटर, प्रोविंसेस से हटा दी, ठीक है। देन आरबीआई वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर द 1935 एक्ट। इस टाइम आरबीआई एक प्राइवेट बैंक था, है ना, प्राइवेट बैंक था, ब्रिटिश ओन था, मतलब दे वर प्राइवेट शेयर होल्डर्स इन दिस। आरबीआई वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर द 1935 एक्ट अंडर द रिकमेंडेशन ऑफ द, ये लिख लेना चाहे, हिल्टन यंग कमेटी, हिल्टन यंग कमीशन। इसमें बी आर अम्बेडकर साहब भी मेंबर थे। हाँ जी, अम्बेडकर साहब ने इससे पहले अपनी किताब में भी लिखा था आरबीआई के बारे में, किताब में लिखा था, फिर इधर जाकर रिकमेंड करा, फिर 1935 की एक्ट से आरबीआई एस्टैब्लिश हुआ, राइट जी। तो अब ये क्वेश्चन अगेन, सेपरेट इलेक्टोरेट का दोबारा से अलग से लेट्स से कंटिन्यूटी बनाओ। 1909 में आए मुस्लिम्स के लिए, फिर 1919 में 6 एंग्लो इंडियंस, क्रिश्चियंस, यूरोपियंस को दे दिया। अब यहाँ पे 1935 में एक्सटेंड कर दिए टू विमेन, लेबर एंड शेड्यूल कास्ट, ठीक है। इन तीनों को याद रखना। 1909 में आए, एक्सटेंड हुआ 1919 में सेपरेट इलेक्टोरेट, तो 1935 में वुमेन, लेबर एंड शेड्यूल कास्ट। वुमेन वाला सवाल कई बार आ जाता है, ध्यान रखना इसको। ये शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब वाला कोई नहीं है ना, यहाँ पे वही है, रिजर्व बैकवर्ड क्लासेस में, बिकॉज शेड्यूल कास्ट तो बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल में दिया गया,
बट हम अंडरस्टैंड करने के लिए बैकवर्ड एक बारी ना किसी क्लास में आई मेंशन, सो वन ऑफ देयर टीचर सेड सर बैकवर्ड मत बोला करो, लोग बुरा मानते हैं। टेक्निकली फ्लॉड है बिकॉज शेड्यूल कास्ट तो बनेगा ही तब जब कॉन्स्टिट्यूशन बनेगी उसके शेड्यूल में होगा, बट बैकवर्ड बोलना लोगों को पसंद नहीं है, मार्जिनलाइज क्लास बोल लो, राइट। एनीहाउ, सो इंटरिम गवर्नमेंट, फिर उसके बाद 1935 में वी फॉर्म दी, आफ्टर दैट इलेक्शन वी फॉर्म दी इंटरिम गवर्नमेंट, द फर्स्ट इंडियन गवर्नमेंट बिफोर इंडिपेंडेंस। 17 महीने का जो रूल रहता है हमारा, राइट। तो इसमें पोर्टफोलियोज ज्यादा नहीं याद करना। जवाहरलाल नेहरू वाइस प्रेसिडेंट, लियाकत अली खान फाइनेंस मिनिस्टर है, ये पूछा जाता है कई बार, जगजीवन राम लेबर मिनिस्टर है, देश टू आर इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं। बलदेव सिंह सरदार जी डिफेंस मिनिस्टर, आज भी डिफेंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सरदारों का, बलदेव सिंह जी, राइट। सो ज्यादा नहीं याद करना। जवाहरलाल नेहरू साहब, लियाकत अली एंड, लियाकत अली क्या था, ये मुस्लिम लीग का बंदा था, जो भी ये पास करते थे चीजें ये उसका फाइनेंस ही नहीं होने देता, राइट। एंड जगजीवन राम थोड़ा हल्लने वाला नाम है, इसलिए थोड़ा सा याद करने की जरूरी है। लेबर एग्रीकल्चर आज भी इंपॉर्टेंट है, राइट। देन ब्रिटिश अनाउंस इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया 14 और 15 की रात को करते हैं, इंडिपेंडेंस एक्ट पास कर देते हैं, है ना। इंडिपेंडेंस एक्ट से क्या हो रहा है, एंडेड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, खत्म हो गया ब्रिटिश रूल, डिक्लेयर्ड इंडिया इंडिपेंडेंट एंड सॉवरन नेशन, राइट जी। प्रोवाइडेड फॉर पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड द क्रिएशन ऑफ टू डोमिनियंस, इंडिया एंड पाकिस्तान। डोमिनियन दो किससे बने, इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, राइट। एबॉलिश द ऑफिस ऑफ वाइसरॉय एंड सेक्रेटरी, अब उनका रूल ही खत्म हो गया, तो खत्म। बना किससे था वाइसरॉय एंड सेक्रेटरी, 1858 से, एबॉलिश हो गए यहाँ पे। conferred the constituent assembly of both dominions the power to frame and adopt any constitution। so इस टाइम कॉन्स्टिट्यूशन के लिए क्या चल रहा है बैकग्राउंड में, कि हम ब्रिटिशर्स से राइट मांगी जा रहे हैं, है ना, ब्रिटिशर्स हमें कुछ कुछ हक ट्रांसफर करी जा रहे हैं। देन इन्होंने हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना दी होती है, उससे क्या सवाल आता है, नेक्स्ट थिंग इज दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एस्टैब्लिश हो रही है 1946 में अंडर दी, ये सवाल बहुत बार आता है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्ड्स, हाँ जी, जो हाँ कैबिनेट नहीं, इंटरिम गवर्नमेंट इलेक्शन से बन रही है, बट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किस लिए बनाई गई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है कि इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन लिखेंगे कैसे, उसके लिए असेंबली बनाई गई है कि पीपल फ्रॉम इंडिया वुड बी गैदर्ड, और कैसे गैदर होंगे, कुछ प्रिंसेस नॉमिनेट करेंगे, कुछ नॉमिनेट करेंगे इलेक्टेड काउंसिल्स के मेंबर्स, राइट, और मेजर मेजर लीडर्स ऐसे फिर एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठ गए, वहां पे एक ग्रुप सा बना लिया जिसमें बहुत सारे लॉयर्स थे, बड़े बड़े लीडर्स थे, फॉर एग्जांपल जवाहरलाल नेहरू, बी.आर. अम्बेडकर साहब, गांधी जी इसमें नहीं थे, रिमेंबर दैट। गांधी जी बोलते मैंने नहीं जाना, मैं लोगों के बीच में रहूंगा, तुम लिखो कॉन्स्टिट्यूशन। सो कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई, और किसके अंडर बनाई गई, कैबिनेट मिशन प्लान। इससे दो कंफ्यूजिंग सवाल आ जाते हैं, एक तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी किससे, अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान, बट कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में बन रही है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सॉवरन एंड इंडिपेंडेंट कब हुई होगी, इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, अंडर द इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। अगर क्वेश्चन है कहां से बनी, कैबिनेट मिशन प्लान, कहां से इंडिपेंडेंट सॉवरन हुई, इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, राइट। देन टोटल मेंबर्स इनिशियली 389, फर्स्ट मीटिंग December 9, ये पूछा हुआ है एचसीएस ने, बताओ कब हुई थी फर्स्ट मीटिंग, December 9, 1946, राइट जी। सचिंद्र सिन्हा साहब इंटरिम प्रेसिडेंट थे, यूपीएससी ने पूछा था पहली बार अभी साल पहले 2025 में, 2024 में आई थिंक। सचिदानंद सिन्हा साहब सबसे सीनियर मेंबर थे, तो इंटरिम प्रेसिडेंट थे पहली मीटिंग में, फिर इनकी मीटिंग के बाद इलेक्शन होंगे तो राजेंद्र प्रसाद बन जाएंगे, राइट। प्रेसिडेंट इलेक्शन के बाद बन रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राइट जी। देन चेयरमैन ड्राफ्टिंग कमेटी, अलग अलग कमिटीज बना दी गई, ड्राफ्टिंग कमेटी, फंडामेंटल राइट्स कमेटी, अलग अलग के मेंबर्स तो हम थोड़े थोड़े चेयरमैन देख लेंगे, बट ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स पे सवाल आता है। सो ड्राफ्टिंग कमेटी जिसका मेन काम था ड्राफ्ट करना कि इसमें क्या क्या इंक्लूडेड हो, तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन साहब थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, दैट इज व्हाई इज कॉल्ड द आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मॉडर्न मन्नू, जैसे मन्नू स्मृति हिस्ट्री में लिखी गई थी, तो इन्होंने लॉज लिखे इंडिया के, है ना। सो बी.आर. अम्बेडकर साहब थे, और ये सारे मेंबर्स से देखना सारे भगवान वाले नाम है, गोपाल स्वामी जी, अलादी कृष्ण स्वामी जी, के.एम. मुंशी जी, मोहम्मद सादुल्ला जी, माधव राव जी, कृष्णमाचारी। याद करने के लिए निमोनिक भी है, अगर मेरे तरीके से करना है तो
Gopal is again Krishna ji. Krishna, Krishna, Gopal. Madhav again Krishna. Then अल्लाह, इन्होंने भी तो आना है, डाइवर्स कंट्री है, सबको लेके आना है. अल्लाह जी हो गए मेंबर याद. एंड मुंशी जी प्रेमचंद राइटिंग अबाउट देम. सो कृष्णमाचारी, कृष्ण स्वामी अय्यर जी, देन गोपाल स्वामी अय्यनगर जी, अय्यनगर जी, मुंशी जी सादुल्ला. बात खत्म हो गया यार. क्वेश्चन आ जाए तो अब हम एटलीस्ट इतना तो सोच पाएंगे, राइट. सो भगवान भगवान भगवान, कृष्ण जी बहुत बार, अल्लाह जी भी है, राइट. देन टाइमलाइन टू द अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इससे भी सवाल आ रहे हैं, फैक्चुअल सवाल हमने देखे हैं बहुत सारे. तो दिसंबर 13, 1946 में नेहरू ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ले डाउन करेगा कि हम यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्यों मिले, व्हाट इज आवर ऑब्जेक्टिव. तो ये बताएगा कि हम इसलिए मिले कि इंडिया को एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन स्टेट बनाया जा सके, इंडिया को एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाया जा सके. तो सारी चीजें जिसके लिए वो मिले थे, कैसा इंडिया होगा, कैसा वो बनाना चाहते हैं, वो इन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में ले डाउन करी. और ये ले डाउन हुई है, तारीख भी याद रखनी है भाई, दिसंबर 13, 1946. नेहरू साहब जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नहीं जवाहरलाल नेहरू. ये क्वेश्चन ऐसे गलत करा रहे हैं कि इसको मोतीलाल लिख देंगे, जवाहरलाल नेहरू जी है, रिमेम्बर दैट, है ना. देन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन अडॉप्ट हो जाती है. ये डेट आ चुकी है. अडॉप्ट कब होगी? अडॉप्ट का मतलब कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जितने लोग बैठे हैं, डिसीजन कैसे होगा, मेजोरिटी से, कि क्या हमें ऑब्जेक्टिव मंजूर है. हाँ मंजूर है. तो कब मंजूर होते हैं? 13 दिसंबर को इंट्रोड्यूस हुए, 22 जनवरी 1947 को अडॉप्ट हो गए, मान लिए. देन ड्राफ्टिंग कमेटी सेटअप हो रही है. Then we come to the constitution is adopted and enacted on November 26, 1949. January 26, 1950 we became a republic. तो आपने देखा होगा कि रिपब्लिक डे 1950 के हिसाब से कैलकुलेट करा जाता है, 77th है. इंडिपेंडेंस डे 47 के हिसाब से कैलकुलेट करा जाता है. देख रहे हो ये, प्लीज ध्यान करना. इंडिपेंडेंस डे 1947 के हिसाब से मनाया जा रहा है, 15 अगस्त, 3 साल पहले. रिपब्लिक डे 1950 के हिसाब से. रिपब्लिक का मतलब होता है कि आपका हेड ऑफ स्टेट इलेक्टेड. जिस दिन प्रेसिडेंट साहब इलेक्ट हो जाएंगे तब से हम रिपब्लिक हो जाएंगे, राइट. सो एक और डेट इसमें इंपॉर्टेंट है, नवंबर 26, 1949. दिस इज द डेट विच द प्रीएम्बल गिव्स फॉर अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. प्रीएम्बल में ये डेट दी गई है, प्रीएम्बल के साथ भी करेंगे, बट इस डेट पे एक दिन मनाया जाता है. 15 अगस्त हो गया इंडिपेंडेंस डे, 26 जनवरी हो गया रिपब्लिक डे, 26 नवंबर को क्या मनाते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन डे सर. वेरी गुड, कॉन्स्टिट्यूशन. सो कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है, राइट जी. सो ट्राई टू रिमेम्बर दिस. और इस बार क्योंकि रिपब्लिक डे गया ही है, और इस बार न्यूज में भी रहा था कि रिपब्लिक डे 1950 से मना रहे हैं, 77 है, तो प्लीज इसको ध्यान रखना, कोरिलेट करना. 47 से इंडिपेंडेंस डे, 50 से रिपब्लिक डे. So key takeaways: the journey from British to sovereign republic was gradual and deliberate. Constitution result of reform struggles. Government of India is the single largest source of the constitution. एक और MCQ थोड़े से देख लेते हैं जी. Let's, हाँ जी, बाकियों को भी देख लो. The Regulating Act of 1773 made the Governor of Bengal the Governor General of Bengal, who was the first person appointed to this post. अपने पास प्लीज आंसर्स नोट करते जाना, चेक भी अभी करेंगे, राइट. कौन सा पर्सन था? Then which of the following was introduced for the first time by Regulating Act of 1773? आ गया सवाल, कौन सा हो रहा है जी? I hope you are able to see the options. We'll check the answers right now, right here. Then Pitt's India Act distinguished between the legislative, executive functions, political and commercial functions, civil and criminal jurisdiction, representation of Indians and Europeans in administration. So third question का आंसर अपने पास प्लीज नोट करते जाना, अभी चेक करेंगे हम लोग. Then next question: which provision of the Charter Act 1833 is often considered the first step towards centralization? Bicameralism, end of trade monopoly, Governor General's Council given exclusive legislative powers for whole of India, provision for codification. इसमें देखना है कि centralization सबसे ज्यादा कौन सा दिखा रहा है, right? 10 seconds for it, 15 seconds.
वाई 15-20 सेकेंड्स? बिकॉज पेपर में जाके जब लंबे लंबे क्वेश्चन आएंगे तो पेपर पूरा नहीं हुआ था बहुत बार, बहुत लोगों का पिछली बार। हम्म, हाँ जी। सो हु वाज द फर्स्ट लॉ मेंबर ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल? मैकॉले साहब, रिपन साहब, बेंटिक या डलहौजी? हो गया। चलो, विच एक्ट इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम द कॉन्सेप्ट ऑफ पोर्टफोलियो सिस्टम? आ गया सवाल, हो जाएगा। चलो, प्लीज नोट योर आंसर्स विद योरसेल्फ, चेक करेंगे इन्हें। The Indian Councils Act of 1861 is significant because introduced portfolio system allows Indian to be nominated to executive council, initiated the process of decentralization. 1 and 2, 1 and 3, 1 to 3, 2 and 3. अगर नहीं हो पा रहे, स्पीड धीरे ज्यादा है आपके लिए, तो इसे स्टॉप करके पॉज करके भी देख लेना, आपको रिकॉर्डेड एक्सेस भी साथ के साथ मिल जाता है ना। रिकॉर्डेड एक्सेस में क्या होता है ऑनलाइन वाले लोगों, अगर लाइव क्लास मिस हो रही है तो आपके वेब पोर्टल पर रिकॉर्डेड एक्सेस मिलेगा, उसे आप जितनी मर्जी बार देख सकते हो, कोई उस पर रोक टोक नहीं है। एंड विद इन 12 to 14 आवर्स ये रिकॉर्डेड एक्सेस आपको मिलता है, बिकॉज हम मोस्ट प्रीमियम गूगल मीट पे क्लास लेते हैं, नॉट एनीथिंग जूम एक्सेट्रा, कि आपको बेस्ट प्रोसेस्ड वीडियो मिले। सो ये वीडियो लेक्चर जो चल रहा है ये गूगल मीट प्रोसेस करेगा, हमें 12 से 14 घंटे में देगा, फिर आपके वेब पोर्टल पे आ जाएगा। विद इन 24 आवर्स आपको वेब पोर्टल पे अवेलेबल हो जाता है, जितनी मर्जी बार देखें, नो प्रॉब्लम अबाउट इट। राइट, देन Morley Minto reforms introduced which are the following features? Separate electorates for Muslims, provincial legislative councils with non-official majority, then direct elections in India, first Indian member in Viceroy's executive council. 134, 1234, 1 and 4, 234. The next, who was the first Indian appointed as member of Viceroy's executive council after the 1909 Act? Satyendra Prasad Sinha, then Dadabhai Naoroji, Firoz Shah Mehta, Gopal Krishna Gokhale. क्वेश्चन से क्या हो रहा है, क्वेश्चन से प्रैक्टिस भी हो रही है कि अगर अनरेड चीज भी आ जाए तो हम उसे कैसे अटेम्प्ट कर पाए। राइट जी, चलो। Then the Montagu-Chelmsford reforms introduced separate electorates for Anglo-Indians, diarchy in provinces, federal legislature at the center, fully responsible government in provinces. कौन सा है जी इससे? Then under the Government of India Act, subjects 1919, subjects transferred to the provincial ministers were known as, जो ट्रांसफर करती है वो कौन से होने चाहिए? राइट, सिंपल सिंपल सा आंसर है। Which of the following was not a feature of Government of India in 1990? Bicameral legislature as center, communal representation for 6, extension of separate electorates to Europeans, provincial autonomy. 1919 में कौन सा नहीं था? Right, then which act for the first time provided establishment of federation in India? Simple सा हो गया। 92, 1919, 1935, 47. Pick the answer please, ABCD. Then 14th question, under the Government of India Act 1935, the federal part of the constitution never came into operation because, थोड़ा सा स्पीडली चल रहा हूँ बिकॉज जो पहली बार प्रैक्टिस कर रहे हैं उन्हें पता लगे कितनी स्पीड होनी चाहिए। अगर नहीं हो पा रहा कोई बात नहीं, ये सारा डॉक्यूमेंट आपको क्लास के साथ ही मिल रहे हैं, जैसे ही क्लास खत्म होती है आपके ग्रुप पे आ जाएगा। राइट, सो Prince Research refused to join the federation, constitution never came into operation. Federation, British Parliament refused to ratify it, National Congress rejected it, World War II broke out. क्यों जी फेडरल पार्ट नहीं बन पाया 1935 एक्ट के बाद? फिर 1935 एक्ट ने प्रोवाइडेड फॉर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, डायरकी एट सेंटर, बाइकैमरलिज्म इन सम प्रोविंसेस। कहाँ पे क्या क्या हो रहा है? Which other following features of the Indian Constitution has been directly borrowed from Government of India Act? Federal structure, Office of Governor, emergency provision, parliamentary form of government. कौन सा बोरो किया गया 1935 की एक्ट से? Then which of the following is correct regarding the Cripps mission 1942? ये हिस्ट्री का आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन दिया होगा, जब हिस्ट्री करेंगे तो पढ़ लेंगे, बट ट्राई टू अटेम्प्ट इट। It proposed provincial autonomy with residuary powers, offered a dominion status after the war, provided for a constituent assembly elected on basis of adult franchise. It accepted the Muslim League demand for Pakistan. Whichever you want to choose.
Then the cabinet mission plan proposed a union of India with limited sub-record center, grouping of provinces into section ABC, provision for a constituent assembly, partition of India into 2 dominions. तो हम लोग क्या ट्राई कर रहे हैं साथ में, जो एडिशनल फैक्ट्स हो वो एज एमसीक्यू भी आपको साथ में प्रैक्टिस करा दें कि आंसर के साथ यू कैन अंडरस्टैंड दैट एज वेल. Then last time 19th and 20th, second last and last question, which are the following of the chairman of the cabinet mission plan? On Devai sahab, Stafford Cripps sahab, A.V. Alexander, Lord Weber, Lord Pethick, Lawrence. Right? Then Constituent Assembly of India as per the cabinet mission plan was to be directly elected by people, elected by members of Provincial Legislative Assembly, nominated by Governor General of India, composed of representatives only of representatives of British provinces. Chalo, look at the answers. Let's take them with me. 1 का B Bombay, 2 का A America, 3 B Bombay, 4 C Chandigarh, 5 A America, 6 B Bombay, 7 C Chandigarh, 8 A America, 9 A America, 10 B Bombay, 11 C Chandigarh, 12 D Delhi, 13 C Chandigarh, 14 A America, 15 D Delhi, 16 A America, 17 B Bombay, 18 A America, 19 D Delhi, 20 B Bombay. डोंट वरी, अगर कोई सवाल मिस आउट हो गया तो साथ के साथ आपको पीडीएफ मिल जाएगी लेक्चर की, सो दैट यू कैन प्रैक्टिस देम ओवर एंड ओवर अगेन. एंड जिसका अगर पूरा हो गया तो प्लीज टेल मी योर स्कोर्स इन a WhatsApp message or anywhere you like. So this way we will be dealing with all the subjects, है ना. हर किसी के एनालिसिस और कहानी से स्टार्ट करके with basics and with the important topics and mnemonics. और जब हम ये components complete करते जाएंगे तो इनके hacks भी साथ साथ सीखते जाएंगे कि component wise हमें कोई problem ना आए. And the classes would be merged with the current affairs as well. Basic देखा, content देखा, फिर 2 साल की news देखी. Right? This would be done. MCQ भी इसको accompany करेंगे. And everything required for the H6 exam would be done. अगर जिन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है या नहीं भी किया है, जिन्होंने ज्वाइन करना भी है, उनके लिए भी my request is as a homework you start reading the index of the constitution, because इसमें index से बहुत सवाल आ रहे हैं. Parts of the constitution को आज याद करने की कोशिश करो. Apart from these MCQs, we'll have a test, an oral test upon the parts of the constitution. कि बार बार हम उसे पार्ट्स को याद करते जाएं, सवाल आएगा, सॉल्व होएगा. Then we'll move on to articles as well. Right जी, any questions, any problems, anybody? No problems, no questions. चलो, thank you so much. See you next time.